चलेगा, चलेगा, आइएगा ये पहला पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन किनकी तरफ से रिपीट हो रहा है? हेलो, हेलो। अब अब अपना अपना बंद बंद कीजिए कीजिए सोनू जी सुनो माइक। जी। सर आवाज गूंज रहा है आपका। हाँ हाँ वही ना वही ना देख देख रहे हैं। रहा हूँ। अच्छा, अच्छा, एक एक मिनट मिनट रुके रुको। तो। इधर माइक खुला हुआ है, अब नहीं गूंजेगा, ठीक है। अब सही है ना? क्लियर है सर। सर अब अब सही है। क्लियर होगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। सेट नंबर 12 का ये सॉल्यूशन है, इलुटेरिया बुक का है। बिहार दरोगा का जो है कि आपका सेट, जिसमें 15 सेट दिया हुआ है, जिसमें से ये 12वें नंबर सेट का सॉल्यूशन जो है कि आज होने जा रहा है। तो आइएगा पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न ही बहुत आसान है, और ये अपने 8 बजे वाले क्लास में जो है कि आपको करवाया भी है प्रश्न को। क्या बोल रहा है? मनुष्य में पेशियों का अध्ययन, पेशी मतलब कहने का मतलब मांसपेशी, किसका? मांसपेशी बोल रहा है। तो मांसपेशी का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। 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 मांसपेशी का अध्ययन जो है कि आपको मायोलॉजी कहलाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेमोलॉजी में होता है, क्या होता है? मेमल्स मतलब स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है मेमोलॉजी में? स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है। और हेमेटोलॉजी में हेमेटो से क्या होता है? तो हेमेटो जो है कि आपको रुधिर से संबंधित है, रुधिर का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। और हड्डी जब पढ़ा रहे थे तो ऑस्टियोलॉजी के बारे में बताए थे। ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन? हड्डी का अध्ययन जो है कि आपका ऑस्टियोलॉजी में किया जाता है। इसका राइट हेमेटोलॉजी आंसर सर क्या हो जाएगा? क्या? त्वचा का अध्ययन क्या मेमो कहलाता है सर? त्वचा का। डर्मेटोलॉजी, त्वचा का अध्ययन अच्छा। डर्मेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी में त्वचा का अध्ययन जो है कि आपको किया जाता है ना, डर्मेटोलॉजी में। ओके ठीक है, सर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए निकल गया, है ना। मायोलॉजी इसका राइट आंसर जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न, ये भी आपको हम क्लास में करवाए हुए हैं प्रश्न, 8 बजे वाला में। क्या अगला प्रश्न बोल रहा है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप सुमृत नहीं है ना। किण्वन का जब प्रक्रिया हम करवा रहे थे, फर्मेंटेशन करवा रहे थे, तो वहां पे ईस्ट के बारे में बताए थे, ये बिल्कुल सही है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? दूध में कैसीन प्रोटीन पाया जाता है। आवृत्त बीजी की बात करेंगे, एलोवेरा जो है कि क्या है? एक प्रकार का आवृत्त बीजी है। और ये जो है कि बात करेंगे, क्या हो गया? पराजीवी आवृत्त बीजी घटपर्णी। यही घटपर्णी पराजीवी आवृत्त बीजी नहीं होता है। ये घटपर्णी क्या होता है? तो घटपर्णी जहां जहां जो है कि आपको नाइट्रोजन का कमी होता है, वहां वहां जो है कि घटपर्णी जो है कि आपको पाया जाता है, जो कीड़ों मकोड़ों को जो है कि आपको क्या करता है? मार देने का काम जो है कि आपको करता है घटपर्णी के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? घटपर्णी जो है कि आपको इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक ना। इसके बारे में भी अपने क्लास में जब बोटनी करवा रहे थे, वहां पे भी जो है हम आपको बताए हुए थे। ठीक ना, वहां पे भी जो है कि आपको बताए हुए थे घटपर्णी के बारे में। अगला प्रश्न, तीसरा नंबर क्या प्रश्न बोल रहा है, जरा देखिएगा। तीसरा प्रश्न पे आते हैं। तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि आपका, कि किसी भी प्रजाति में जो है कि आपको गुणसूत्र की संख्या क्या होती है? तो किसी का प्रजाति ले लीजिएगा, सब में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? तो सब में गुणसूत्रों की स्थिर संख्या होगी। एक समान रहेगी, मतलब एक समान जो है कि आपको रहती है। ठीक ना। वजन बढ़ने के गुणसूत्र बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। वजन घटने के साथ घटता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। और उम्र के साथ घटता बढ़ता है, तो उम्र के साथ घटेगा बढ़ेगा तो बहुत दिक्कत जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना। ये जो होता है सभी में जो है कि एक समान जो है कि आपको होता है। क्या होता है? सभी में जो है कि एक समान जो है कि आपको देखने को मिलेगा। गुणसूत्र की बात करेंगे, मानव में गुणसूत्रों की संख्या क्या था मानव में? 46 को, 46 को। 46 जो 46। है कि आपको मानव में था, है ना। उसके बाद आपको बताए थे हम, आपको मानव बताए थे। उसके बाद बताए थे हम आपको बड़ा नींबू में, आपको कितना बताते? बड़ा नींबू में 36 को। 36 था। छोटा 36। नींबू में 18 था। छोटा नींबू में 18 कितना को। था? 18 था, है ना। 18 को। चिंपांजी में, तंबाकू में, और इसमें आलू में, 48 को। इसमें कितना? 48। 48 को 48 था। को। और 48। सबसे अधिक किसमें था? सबसे अधिक टेरिडोफाइट्स में था। किसमें था? टेरानोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में जो है कि आपको सबसे अधिक था। 1300 से लेकर 1600 के बीच में जो है कि आपको था। और जबकि सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम जीवाणु में था। किसमें था? जीवाणु में। जीवाणु में एगो जो है कि आपको गुणसूत्र कितना था? एक गुणसूत्र मात्र जो है कि आपको जीवाणु में था। ठीक है, हो गया क्लियर। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या बोलता है अगला प्रश्न, सुनिए। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला जीव कौन नहीं है? तो माइकोराइजा। ये माइकोराइजा जो है कि आपको नहीं है। ठीक ना। कौन नहीं है? तो ये माइकोराइजा जो है कि आपको नहीं है। अब आते हैं नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाला जो है कि आपको जीव में आते हैं। सबसे पूछेगा कि नाइट्रोजन स्थितीकरण करने में तत्व कौन सा जिम्मेदार होता है? तत्व, ये भी हम आपको बताए हुए हैं। सर ये मोलिबिडिनियम। मोले
मोलेबेडिनियम, डीनियम, ये तत्व हो क्या गया। क्वेश्चन बोले सर? मोलेबेडिनियम ये जो है कि आपको क्या बोले तत्व, सर? ये लिख दिए। तत्व में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में तत्व जिम्मेदार होता है, मोलेबेडिनियम जो है कि आपको तत्व होता है। जीवाणु की बात करेगा ना, जीवाणु, कौन सा जीवाणु? ये जीवाणु आपका होता है कौन सा? राइजोबियम। कौन होता है? राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु होता है ना। मृतोपजीवी जीव का बोलेगा ना तो एजेटोबैक्टर हो जाएगा। ये कौन हो जाएगा? मृतोपजीवी जीव। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुक्त जीवी जीव, सॉरी मुक्त जीवी जीव जो है कि आपको एजेटोबैक्टर हो जाएगा। और जैव उर्वरक की बात करेगा ना, जैव उर्वरक में जो है कि आपको क्या होने वाला है? जैव उर्वरक में जो है कि आपको होने वाला है कौन? तो ये हो जाएगा एंजोला और जलीय फर्न हो जाएगा। जैव उर्वरक में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में जैव उर्वरक पूछ सकता है। इसमें क्या बताए हम आपको? एंजोला, एंजोला एवं फर्न, एंजोला एवं फर्न हो जाएगा। जलीय फर्न, टेरिडोफाइट्स जिसको कहते हैं। और नील हरित शैवाल में कौन हो जाएगा? साइनोबैक्टीरियम हो जाएगा। नील हरित शैवाल में कौन हो जाएगा? साइनोबैक्टीरियम हो जाएगा। इतना सब चीज जो है कि आपको किसके लिए? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए जो है कि आपको जिम्मेदार रहता है। जीवाणु में कौन सा? राइजोबियम। राइबोजियम। राइजोबियम। तत्व में कौन सा? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए तत्व में मोल्बोडिनियम। मोलेबेडिनियम जो है कि आपको तत्व में है ना। मुक्त जीवी जीव में कौन सा? मुक्त जीवी जीव में एजेटोबैक्टर। कौन सा? एजेटोबैक्टर है। और जैव उर्वरक में कौन सा? एंजोला और फर्न, एंजोला और फर्न जो है कि आपको था, ठीक ना। नील हरित शैवाल में साइनोबैक्टीरियम याद रखिएगा। साइनोबैक्टीरियम जो होता है नील हरित शैवाल में होता है, ठीक ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न ये कल रात में भी आपको करवाए थे, लेकिन इसका प्रकृति थोड़ा प्रश्न का बदल दिया है। क्या प्रकृति बदल दिया है, जरा इसको सुनिएगा। निम्नलिखित में से नील हरित शैवाल क्या बोले सर? अच्छा, नील हरित शैवाल के बारे में। नील हरित शैवाल जो है कि इसका स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नील हरित शैवाल कौन करता है सर? इसका आंसर? अच्छा, इसका आंसर जो है कि आपको कौन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? माइकोराइजा। कौन नहीं है? माइकोराइजा जो है कि आपको नहीं है, ठीक ना। माइकोराइजा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके। चलिएगा अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न जो है कि आपका कल ही रात में चर्चा हो रहा था। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का काम करता है? जो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, LAT जो आपको बता रहे थे, इसी में ट्रिप्सिन किसको उत्तेजित का काम करता है? तो ये उत्तेजित का काम करता है प्रोटीन को एमिनो अम्ल में उत्तेजित करने का जो है कि आपको काम करता है। लेकिन ये ट्रिप्सिन किसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन किसको किस में बदलता है? कल ही रात को चर्चा हुआ था, ट्रिप्सिन किसको किस में बदलता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन पेप्टोन को सर उसमें बदलता है। पेप्टोन को पेप्टाइड के रूप में जो है कि आपको तोड़ देता है। तो प्रोटीन को पेप्टोन में नहीं, प्रोटीन को पेप्टोन में तो नहीं तोड़ेगा, पेप्टोन के पेप्टाइड के रूप में तोड़ेगा। किसको तोड़ेगा? तो ये जो पहले प्रोटीन रहेगा, प्रोटीन को पेट में कौन सा? पेप्टोन के रूप में टूटेगा ना, पेट में पेप्टोन के रूप में। अब पेप्टोन को ये किसके रूप में तोड़ेगा? पेप्टाइड के रूप में। किसमें? पेप्टाइड में। पेप्टाइड के रूप में तोड़ेगा, ठीक ना। LAT का पूरा नाम क्या था? एल से क्या था? एल से अमीनो अब लाइस में कैसे होगा सर? तो पेप्टाइड वाला नहीं होगा? प्रोटीन को पेप्टाइड में नहीं, प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ता है। किसको? प्रोटीन ना, प्रोटीन तो पहले पेप्टोन में टूटा हुआ है, प्रोटीन पेप्टोन में टूटा हुआ है, पेप्टोन को पेप्टाइड में तोड़ता है। इसीलिए जो है कि इसका आंसर क्या लिया है? इसका आंसर लिया है आपको प्रोटीन को एमिनो एसिड में। अंतिम रूप से जो है कि आपको एमिनो एसिड में ही टूटेगा सब जाकर, है ना। इसीलिए जो है कि एक स्टेप और आगे बढ़ गया है। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे खेल कर दिया है शब्द के साथ। यहाँ पे उत्प्रेरक का कार्य लिखा है, उत्प्रेरक लिख दिया है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे खेल किया है थोड़ा सा शब्द के साथ, उत्प्रेरक का रूप में जो है कि आपको लिखा हुआ है। LAT में जो है कि एल का मतलब क्या था? एल का मतलब क्या था? लाइपेज। एल का मतलब जो है कि आपको लाइपेज था। लाइपेज किसका जो है कि आपको पाचन कर रहा था? लाइपेज वसा।
बसा का इमल्सिफिकेशन कर रहा था, ठीक ना, बसा का इमल्सिफिकेशन कर रहा था, बसा को ग्लिसरॉल में और बस ये एसिड में जो है कि आपको तोड़ रहा था। जबकि एमाइलेज का काम क्या था? एमाइलेज का स्टार्च और मंड का पाचन करना है। हाँ, स्टार्च या मंड का जो है कि आपको शर्करा बदलना। में जो है कि आपको तोड़ दो रहा था, किसमें? शर्करा में जो है कि आपको बदल दे रहा था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न लुसेंट छपा हुआ है, लुसेंट का प्रश्न है, देखिएगा क्या प्रश्न बोल रहा है। ये प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल, विटामिन B7, विटामिन डी। बताइए कैल्सीफेरॉल किसको कहा जाता है? विटामिन विटामिन डी को D कहा को जाता है। है। हाँ, तो डी में यहाँ पे 2 को दे दिया है, यहाँ पे डी में जो है कि आपको क्या कर दिया है? डी में जो है कि आपको यहाँ पे 2 को जो है कि आपको देले हैं। तो डी में D3 को जो है ना, D3 को कहते हैं, किसको कहते हैं? D3 को जो है कि आपको कहा जाता है। ठीक है, D3 को कहा जाता है कैल्सी। और D2 को क्या बोला था हाँ, इसमें? अब D2 को देखना पड़ेगा, D2 को क्या लिया है ना, D2 को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कैलो। कैल्को कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको D3 को लिया। D2 विटामिन 1 2 3 4 बता, तीनों बता दो सर। केमिकल नेम एग्रो कैल्सीफेरॉल है। कौन है? एग्रो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन D2 का जो है कि आपको क्या है? एग्रो कैल्सीफेरॉल है। एग्रो कैल्सीफेरॉल है, ठीक ना, एग्रो कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, और D3 का क्या है? कोलो कैल्सीफेरॉल है। क्या है? कोलो कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको D3 का है। लेकिन विटामिन डी का क्या होता है रासायनिक नाम? विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है कि आपको होता है, क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। लेकिन विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? B11 का फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है? फॉलिक एसिड होता है। और B7 जो दिया हुआ है उसका क्या होगा? B7 का बायोटीन होगा। बायोटीन जो है कि आपको होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आइएगा। अगला प्रश्न जो है कि लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। क्या बोलता है कि रक्त में रुधिर, श्वेत रुधिर कणिका, मतलब कि WBC का बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है? WBC का बात कर रहा है। WBC की कणिका में अधिक मात्रा में उपस्थित होने के कारण कौन सा रोग को भाषा कहते हैं? क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया कहते हैं। सही है, सुनिएगा क्या होता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो होता है, ब्लड में जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो है कि आपको पाया जाता है। तो डब्ल्यूबीसी के कोशिकाओं में एकाएक अनियंत्रित वृद्धि ही क्या कहलाता है? तो एकाएक अनियंत्रित वृद्धि ही आपका क्या कहलाता है? तो ये ल्यूकेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया जो है कि आपको कहलाता है। तो किसके भाग में वृद्धि होगा ल्यूकेमिया के लिए? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी के प्लेटलेट्स, WBC। और WBC का ही एक पार्ट है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। ये जो है कि आपको किसके साथ लड़ता है? बीमारियों के साथ लड़ने का काम जो कौन करता है? लिम्फोसाइट जो है कि आपको लड़ने का काम करता है। एनीमिया तो आपको रोग है, पता ही होगा। एनीमिया से जो है कि आपको ब्लड का जब कमी हो जाएगा, जब आरबीसी का कमी हो जाएगा, तब यही आपको क्या हो जाएगा? एनीमिया जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न, वह तत्व जो मानव शरीर में पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होता है। पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला तत्व कौन सा है? इसमें जो है कि आपको कौन सा होता है? तो पसीना के माध्यम से उत्सर्जित होने वाला तत्व की बात करेंगे। इसमें जो है कि आप मुख्य रूप से जो है कि आपको सोडियम और आयरन और कैल्शियम, पोटेशियम और जो है मैग्नीशियम जो है कि आपको उत्सर्जित जो है कि आपको होता है। शरीर में जो है कि आपको जब टेम्परेचर, आपका शरीर के अंदर में टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना जो है कि आपको आता है। और जब पसीना आता है तो इसमें खनिज लवण के साथ यूरिया भी जो है कि आपको मौजूद रहता है। और पसीना में मुख्य रूप से जो है कि आपका सोडियम के बाद जो है कि आपका पोटेशियम के बाद कैल्शियम के बाद मैग्नीज के बाद जिंक, आयरन आदि तत्व जो है कि आपको पाए जाते हैं। ये सब तत्व जो है कि आपको किसमें? तो ये पसीना में जो है कि आपको पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि आपको डी हो जाएगा। बी और सी जो है कि आपको दोनों जो है कि इसमें होने वाला है। कौन कौन? बी और सी जो है कि आपको दोनों इसमें होने वाला है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइएगा, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए। गंधक क्या? गंधक मतलब सल्फर है ना? सल्फर नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, 204 होता है ना शायद। किसमें? गंधक का अम्ल किसको बोलते हैं सर? गंधक का अम्ल H2SO4 को कहते हैं। तो सर पसीना महकता क्यों है?
पसीना जो है कि उसमें जो है कि क्या इसमें जो है कि आपको पसीना जो है कि आपको महकता है, सोडियम वगैरह पोटेशियम जो है कि आपको पाया जाता है, आयरन का तत्व पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। इसलिए देखिएगा जब पसीना वाला लगा रहेगा ना तो उसमें क्या होगा, पसीना लगा रहेगा तो उसमें जो है कि आपको टांग White दीजिएगा हो तो जाता वही क्या आ जाएगा, आयरन जो है कि आ जाता है, जिसके ऊपर जो है कि आपका व्हाइट जो है कि आपको दाग दाग जो है कि आपको चला आता है। यूरिया जो है कि आपको किसमें, यूरिया जो है कि अमोनिया में बदल जाता है। किसमें, यूरिया जो है कि अमोनिया में बदल जाता है, इसलिए पसीना जो है कि महकने लगता है। आया बात समझ में? यूरिया किसमें बदलता है, यूरिया जो है कि आपको अमोनिया में बाद में जो है कि कुछ समय बाद जो है कि आपको अमोनिया बदल जाता है। इसलिए देखिएगा पेशाब भी जो है कि आपको ताजा पेशाब जो है कि आपको नहीं महकता है, कुछ देर बाद जो है कि पेशाब जो है क्या होता है, पेशाब जो है कि महक जाता है ना। यूरिया किसमें, अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चले आगे, नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ देखिएगा इंसुलिन। इंसुलिन जो है कि आपको किससे, रक्त शर्करा, शर्करा का नियंत्रण, मतलब कि शर्करा के नियंत्रण से। सही है गलत है? सही है। चीनी की बीमारी इंसुलिन से होता है, बिल्कुल सही है। अगला है कि मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो है कि आपको क्या होता है, ये हार्मोन होता है, ये हार्मोन होता है, ये निद्रा मतलब कि आपके जो है कि आपको नींद को नियंत्रित करता है। कौन करता है, मेलाटोनिन करता है। ये भी क्या है, सही आपका है, ठीक ना, सही है। ऑक्सीटॉक्सिन की बात करेंगे। ऑक्सीटॉक्सिन जो है कि स्तन से दूध को निकालने के लिए जो है कि आपको मवेशियों को दिया जाता है, कौन सा, ऑक्सीटॉक्सिन। ये भी आपका सही है, क्या हो जाएगा, ये भी आपका सही है। लेकिन गैस्ट्रिक रक्तचाप के लिए कल रात को ही गैस्ट्रिक ग्लैंड पे चर्चा हुआ है। गैस्ट्रिक किसके लिए था, के लिए सर, पेट में था। किसके लिए था, पेट में जो है कि आपको गैस्ट्रिक था। कल ही ना आपको रात में चर्चा किया है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है ना। तो ये जो है कि आपको दूध का पाचन, गैस्ट्रिक ग्लैंड से दो आपको हार्मोन जो दो एंजाइम रिलीज हो रहा था। एक आपका रेनिन था, दूसरा कौन सा था, ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन। रेनिन और पेप्सिन ना सर, रेनिन और पेप्सिन था। एक आपका रेनिन था, दूसरा आपका पेप्सिन था। पेप्सिन जो है कि प्रोटीन का पाचन कर रहा था, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दे रहा था। लेकिन रेनिन जो था वो दूध का पाचन कर रहा था, दूध को किसमें, दही के रूप में जो है कि आपको बदल दे रहा था। याद आ रहा है कुछ, कल ही आपको करवाए हैं रात को, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका होने वाला है। क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न क्या बोलता है, पौधा का तना पौधा के सभी हिस्सों में पोषक तत्व भोजन वितरण करने में तथा डैश को मदद करने में काम करता है। तो किसको मदद करने में काम करता है, तो पौधा के तना पौधा के सभी अंगों में जो पोषण का तत्व भोजन को वितरण करने में। तो भोजन का वितरण सबसे पहले जाइलम करेगा कि फ्लोएम करेगा, फ्लोएम सर, फ्लोएम करेगा। भोजन का जो है कि वितरण की बात करेंगे, फ्लोएम करेगा। कौन करेगा, फ्लोएम करेगा। लेकिन जाइलम की बात करेंगे, जाइलम जल का ढो के ले जाना, खनिज का लेके ढो के ले जाना। ये कहां तक ले जाता है, पत्ती तक जो है कि आपको लेके जाता है, मतलब किचन तक लेके जाना। ये सारा का सारा काम जाइलम का होता है। लेकिन खाना का बना देना, ये खाना जब तक नहीं बनेगा जब तक जाइलम का ही काम होगा। खाना जब बन जाएगा उसके बाद पार्सल घरे घरे पहुंचाएगा, पेड़ पौधा के घरे एकदम पहुंचाने का काम कौन करेगा, वो जो है कि आपका फ्लोएम करने वाला है। तो फ्लोएम उसके अलावा क्या करता है, तो उसके अलावा भोजन का भंडारण करता है। ठीक है, भोजन को भंडारण करके जो है कि आपको ले जाता है, पौधे का आकार देता है। जब भोजन ले जाएगा तो आकार और फूल और पौधे का सहारा जो है कि प्रदान करता है। इसमें से सभी का सभी जो है कि काम जो है कि आपको करेगा, पौधा का तना जो है कि आपको करने वाला है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश बोल रहे, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है, पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन ये शैवालों से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है, शैवालों से प्राप्त होता है, ठीक ना। पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन की बात करेंगे, ये शैवालों से प्राप्त होता है। लगभग पृथ्वी पर जो है कि आपको जलीय भाग में जो शैवाल पाए जाते हैं, सबसे अधिक शैवाल जो कि आपको जल में जो आपको सेमार होता है उसी को शैवाल कहते हैं। और शैवाल पाया जाता है ना, और इसी से जो है कि सबसे अधिक ऑक्सीजन प्राप्त होता है। और शैवाल हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल जैसे ही पाया जाएगा ना, तो सूर्य के प्रकाश से ये क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपउत्पाद मतलब कि खराब उसमें से बचा हुआ मटेरियल जो है कि गैस बाहर रूप में आ रहा था। कौन सा गैस आ रहा था जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे, तो ऑक्सीजन आ रहा था। बहुत बेहतरीन। ऑक्सीजन जो है कि आपको वृक्ष से कैसे ले लीजिएगा, सबसे अधिक मात्रा में 90% जो है कि आपका यही है। सबसे अधिक जिसका परसेंटेज होगा वही ना सबसे अधिक करेगा।
सबसे अधिक जिसका परसेंटेज होगा वही ना। आपको तो सबसे पहले तो 71% का जो है कि समुद्र से घिरा हुआ है, और 29% क्या है, 29% आपका मात्र भूमि है, और 29% में हम लोग इतना बसे हुए हैं, हम लोग पेड़ पौधा को काट काट के और घर बना रहे हैं। तो 71% में जो पाया जाएगा उसकी संख्या अधिक की जो 29% में पाया जाएगा उसकी संख्या अधिक। सो बताइए 71%। तब तो 71 वाला, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सवाल जो है इसका आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत यहाँ पर? नहीं सर। नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना? सवाल में आखिर क्यों, तो सवाल जो है कि आपको होता है, सवाल के अंदर क्लोरोफिल जो होगा प्रकाश संश्लेषण होगा। अब प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस बाहर निकलती है, सब बताए हैं कहानी आपको। ऑक्सीजन गैस जो है कि आपको बाहर निकलती है, ठीक ना। ऑक्सीजन गैस जो है कि आपको बाहर निकलती है। जैसे ही ऑक्सीजन गैस बाहर निकलेगी सबसे अधिक कौन देगा, तो ऑक्सीजन गैस का जो है कि आपको सहवाल देने वाला है, सहवाल जो है कि आपको देने वाला है। धान के खेत में तो आपको कौन सा मीथेन होता है, कौन होता है, मीथेन होता है। अच्छा, मवेशी जब जुगाली करता है तो कौन सा, इसमें भी जो है कि आपको मीथेन होता है। कौन होता है, मीथेन जो है कि इसमें भी जो है कि आपको होता है, ठीक ना, इसमें मीथेन होता है। चलिएगा आगे आते हैं। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। 12वां प्रश्न बोल रहा है कि डाइक्लोरो डाइफिनॉल ट्राइक्लोरो इथेन, इसी को डीडीटी कहते हैं। क्या कहते हैं, डीडीटी। ये जो होता है पतवार को नाश करने वाला जो है आपको ये छिड़काव होता है, ये डीडीटी इसको कहते हैं। ये क्या होता है, तो अजैव अपघटनीय प्रदूषण होता है। क्या होता है, अजैव अपघटनीय प्रदूषण होता है। ये प्रदूषण के रूप में जो है कि आपको काम करता है। कौन, ये डीडीटी जो है कि आपको प्रदूषण के रूप में काम करता है। ये क्या कर देता है, तो जो है कि आपको जो वेस्टेज जो आपका पेड़ पौधा होता है, जो खरपतवार होता है, उसको नाश करने के लिए जो है कि इसका क्या किया जाता है, तो इसका छिड़काव जो है कि हम लोग करते हैं। किसके नाश करने के लिए, आप जो पेड़ पौधे जो फसल में उग जाते हैं, है ना, खरपतवार जो उग जाते हैं उसको नाश करने के लिए जो है कि आपको किया जाता है। और डीडीटी की बात करेंगे, इसमें जो है कि क्या पाया जाता है, तो डीडीटी में जो है कि आपको मरकरी पाया जाता है, लेड पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया जाता है, और ये सब जो है कि प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। तो ये सब किसका प्रदूषक, तो अजैविक प्रदूषक के रूप में जो है कि आपको कार्य करता है, अजैव प्रदूषक के रूप में कार्य करता है। जैव अजैव के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर, समझ में। जैव मतलब कि जो वायुमंडल में जो है कि अच्छा के लिए मतलब कि वो जैव। अजैव जो है कि आपको जो नाश कर रहा हो, जो नाश कर रहा हो। एक हो गया जैव, जो मतलब कि देने से वायुमंडल में जो है कि फायदा हो, लेकिन प्रदूषक तो होता ही है लेकिन फायदा हो। ये अजैव, ये नाश करने वाला है ना, ये नाश करने वाला है। ठीक है सर। आगे आइएगा, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोकार्बन के अनुभारों को बढ़ते क्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है कि आपका सही है, कौन सा क्रम जो है कि आपका सही होने वाला है। तो मीथेन का क्या होता है, पहले मीथेन का बताइए। होता है मीथेन का, मीथेन का आपको CH4 होगा, ठीक ना, मीथेन का CH4 होगा। मीथेन के बाद तब एथेन आइएगा, तो एथेन का C2 होता है, और H कितना होता है, H6 होता है, H6 होता है, H6 होता है। प्रोपेन का होता है C3 होता है, और H8 होता है, H8 होता है। इसका होता है ब्यूटेन का C4 होता है, और H10 होता है। कितना होता है, H10 होता है। तो लगा लीजिए, मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है ना, वैसा दिख रहा है। राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक ना। ये इसके हिसाब से जो है कि आपको सी के नंबर के हिसाब से C1 C2 C3 C4 के अनुसार जो है कि आपको सजाया है, ठीक ना, सजाया है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 14वां प्रश्न लुसेंट के 265 नंबर पेज से छपा हुआ प्रश्न है। कितना नंबर, 265 नंबर प्रश्न जो है कि आपको पेज से जो है कि छपा हुआ ये प्रश्न है। और इसमें क्या बोलता है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील, हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है, फ्लोरीन। फ्लोरीन ही होगा सर, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से। चलिए फ्लोरीन जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने वाला है, फ्लोरीन जो है कि आपको होने वाला है, ठीक ना, फ्लोरीन जो है कि आपको होने वाला है। तो हाइड्रोजन ग्रुप की बात करेंगे, हाइड्रोजन ग्रुप में जो है कि आपको सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है कि आपको फ्लोरीन जो है कि आपको होता है। तो हाइड्रोजन ग्रुप को हम लोग किस वर्ग में रखे हैं, 17 वर्ग 17 के जो है कि आपको ए में जो है कि आपको रखे हैं। हाइड्रोजन में कितना तत्व आ रहा है, हाइड्रोजन ग्रुप में 5 या फिर 6। कौन आ रहा है, बताइए फिर से नाम बताइए। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन और एगो कुछ
और एगो होता कौन है छोड़ दिए हैं? एगो छोड़ दिए आप। सबसे पहला तो हो गया आपका कौन सा? क्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया और एस्टेटिन हो गया। यही आपका 5 गो आता है। कौन आता है? यही आपको 5 को जो है कि आपको आता है। और छठा नंबर जो है कि अधूरा होने के कारण इसको हम लोग नहीं रखते हैं। और इस जो है कि आपको कौन सा वर्ग में है? तो वर्ग जो है कि आपको 17 के ए में जो है कि आपको देखने को मिलेगा। 17 के ए में जो है कि आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसका राइट आंसर फ्लोरीन जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है ना, फ्लोरीन जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपका वनस्पति तेल से हाइड्रोजनीकरण का निम्नलिखित में से किसका उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है घी बनाने के लिए? सर निकेल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। अब जरा सुनिएगा, ये जब वनस्पति तेल जो होता है उससे जो है कि हम लोग जो है कि हाइड्रोजनीकरण कर में इसमें जो है कि आपको उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करके और इसी में क्या बना देते हैं? तो डालडा को बना देते हैं। और डालडा जो है कि धीरे धीरे अब जो है कि खत्म होते हुए चला जा रहा है। तो डालडा जो है कि असंतृप्त वसा है। कौन सा वसा है? असंतृप्त वसा है। पर एगो दूगो आपसे प्रश्न पूछेगा, एगो होता है संतृप्त वसा और एगो होता है असंतृप्त वसा। ठीक ना, तो असंतृप्त वसा उसको कहेंगे जो आपका एकदम क्या हो जाता है? जम जाता है। तो असंतृप्त वसा जमने वाला हो गया और संतृप्त वसा वैसा वसा हो गया जो आपका जमता नहीं है। जैसे मस्टर्ड ऑयल को देखिएगा, मस्टर्ड ऑयल कभी जमता है? सरसों का तेल कभी जमता है क्या? देखें, नहीं तो सरसों का तेल जब नहीं जमता है और नहीं जमता है तो इसको असंतृप्त में रखेंगे कि संतृप्त में रखेंगे? संतृप्त में। संतृप्त, हाँ संतृप्त में रखेंगे। अजब की बात करेंगे, रिफाइन जमता है कि नहीं जमता है? नहीं जमता। रिफाइन जो है कि आपको नहीं जमता है, तो रिफाइन को भी किस में रखेंगे? संतृप्त वसा में जो है कि आपको रखेंगे। लेकिन यही बात अगर घी के साथ कर दिया जाए तो घी जमता है कि नहीं जमता है? जमता है सर, जम जाता है ठंडे तो घी जब जमता है तो इसको असंतृप्त में रखेंगे। किस में रखेंगे? असंतृप्त में रखेंगे। डालडा, डालडा जमता है कि नहीं जमता है? जमता है सर, में जो है कि आपको रखेंगे। ठीक ना, तो जमा हुआ ही देखें सर। असंतृप्त, ठीक ना, हाँ डालडा लगभग जमा ही हुआ आता है। ठीक ना, जमा ही हुआ आता है। ठीक ना, तो इसमें उत्प्रेरक के रूप में जो है कि आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है। अब आपसे कुछ कुछ और प्रश्न आपसे पूछेगा, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के लिए संपर्क विधि में उत्प्रेरक का रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? संपर्क विधि में प्लेटिनम का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। क्या? प्लेटिनम चूर्ण का जो है कि आपको प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछेगा अमोनिया गैस बनाने के हैबर प्रोसेस में किसका प्रयोग किया जाता है? हैबर विधि में प्लेटिनम के चूर्ण का ही ना, लोहे का चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। किसका? लोहे का चूर्ण का जो है प्रयोग किया जाता है। और अल्कोहल से ईथर बनाने में आपको किसका प्रयोग किया जाता है? ईथर बनाने में गर्म एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग? गर्म एल्यूमिना का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या है? ये भी आपका लुसेंट से छपा हुआ है। नीचे दिए गए पदार्थ में उसके घनत्व को आरोही क्रम में, आरोही मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम, आरोही मतलब क्या? आरोही मतलब घटता हुआ क्रम, अवरोही मतलब होगा बढ़ता क्रम, है ना। तो आरोही क्रम में जो है कि आपको सजाना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा होगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो अब इसमें आंसर क्या लिया है? इसका आंसर है सोना है, पारा है और इस्पात है। मतलब सोना का घनत्व की बात करेंगे, सोना का घनत्व 19.3 होता है, जबकि पारा का घनत्व 13.6 होता है, और जबकि इस्पात का घनत्व कितना होता है? 7.8 होता है। कितना होता है? 7.8 जो है कि आपको होने वाला है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपको होने वाला है। अगला प्रश्न, ये भी जो है कि आपका लुसेंट से छपा हुआ प्रश्न है। कितना नंबर? 231 नंबर पेज पर जो है कि आपको ये प्रश्न जो है कि आपको मिलेगा लेंस वाला चैप्टर में। आवर्धक कांच, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है? आवर्धक कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल लेंस का प्रयोग यहाँ आवर्धक कांच के रूप में कर लिए हैं। उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग निकट दृष्टि के लिए करेंगे कि दूर दृष्टि के लिए करेंगे? किसके लिए करने वाले हैं? दूर के लिए, दूर दृष्टि के लिए जो है कि आपको करने वाले हैं। और निकट दृष्टि के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग, अवतल लेंस का प्रयोग जो है कि आपको करने वाले हैं, है ना। निकट के लिए आवर्धक का मतलब बड़ा दिखना ना सर। आवर्धक का मतलब जो है कि आपको क्या करना? आवर्धक लेंस, आवर्धक कांच है, ये कांच। कांच में कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। कांच में कॉन्सेप्ट फिर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। तो ये आपको इसीलिए उत्तल लेंस जो है कि आपको लिया है। ठीक ना, कांच में कॉन्सेप्ट जो है कि आपको खाली बोलता था उत्तल हो जाता।
हाँ अवतल हो जाएगा तो फिर, है ना। आवर्धक का मतलब ही होता है उसको फैलाकर बड़ा करना। क्या करना, उसको फैलाकर बड़ा करना, ठीक ना। और सर सूक्ष्मदर्शी की बात करेंगे। सूक्ष्मदर्शी जो टेलीस्कोप होता है, इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप में? दो उत्तर लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का जो है कि आपको प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। चलिए, अच्छा, लेंस का ऋणात्मक और धनात्मक जो है कि आवेश किसने दिया था? लेंस का ऋणात्मक और धनात्मक आवेश बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। किसके द्वारा? बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, है ना। फ्रैंकलिन। ये लेंस का था थोड़ी ना, ये तो आपको था, इसको तो विद्युत करना था। विद्युत का पॉजिटिव निगेटिव ने दिया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा, है ना। आवेशित कणों का जो है कि आपको दिया था, ये नहीं दिया था, है ना। आवेशित कण में दिया था, ठीक ना। अगला प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि ताप को बढ़ाने पे द्रवों की श्यानता पर क्या इफेक्ट पड़ता है? द्रवों की श्यानता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ताप को अगर बढ़ा दीजिएगा, टेम्परेचर को जब अगर आप हाई करिएगा, बढ़ाइएगा, तो द्रव का श्यानता जो है कि आपको माइनस में आएगा, मतलब कि घटता है। लेकिन गैसों की श्यानता पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो गैस की श्यानता आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? गैसों की श्यानता जो है कि आपको बढ़ने वाला है, ठीक ना, बढ़ने वाला है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि कौश्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौश्मिक किरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन जो है कि आपका सही नहीं है, इसके बारे में जो है कि आपको बताना है। पहला ही कथन आपका जो है कि आपका गलत जो है कि यहाँ पे हो रहा है। यह जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। नहीं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको नहीं होता है कौश्मिक किरण, इसीलिए पहला ही कथन जो है कि आपको गलत है। दूसरा बोल रहा है कि इसकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। कौश्मिक तरंग का जो है कि आपको तरंग दैर्घ्य जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है। अगला बोल रहा है कि बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बना होता है। बिल्कुल सही है, और यह सूर्य से उत्पन्न होता है। कौश्मिक तरंग किससे? तो यह सूर्य से जो है कि आपको उत्पन्न होता है, ठीक ना, उत्पन्न होता है। अब आते हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंग की बात कर दिया है यहाँ पे। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा आपसे पूछेगा कि कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको होता है। तो बताइएगा, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग होता है कि नहीं होता है? होता है। गामा किरण होता है। चलिए, गामा किरण विद्युत चुंबकीय तरंग जब होता है तो इसकी खोज किसने किया था? पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड ने जो है किसकी खोज किया था। दूसरा आपसे पूछेगा, परावैंगनिक किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? होता है। चलिए, है। कैथोड किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है या नहीं है? ये भी आपसे प्रश्न नहीं करेगा। है, नहीं है। कैथोड किरण जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको क्या है, ये नहीं जो है कि आपको है। लेकिन अवरक्त किरण है, दृश्य किरण है, लघु रेडियो तरंग है, दीर्घ रेडियो तरंग है, ये सब जो है कि आपको कौन सा है? तो ये सब जो है कि आपका रेडियो तरंग, ये सब जो है कि आपको, ये सब क्या है? तो ये सब जो है कि आपको विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न भी यही नाम आगे, बता दीजिए। सुनिएगा कौन सा है। गामा किरण, एक्सरे, परावैंगनिक किरण, दृश्य किरण, अवरक्त किरण, शॉर्ट रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको है। और कैथोड किरण, हाँ क्या बताइए, ट्रिक तो हमको पता नहीं, बताइए। राम आई विजिबल यू एक्सरे गैको, जैसे आर से रेडियो, वी से विजिबल, आई से इंफ्रारेड, यू से अल्ट्रावायलेट, ठीक है। तो राम आई विजिबल यू एक्सरे गैको। एक्सरे, अच्छा, एक्सरे से एक्सरे हो गया ना। हाँ, गैस गामा हो गया। हाँ, गैस से गामा, ठीक है। तो यही हो गया। जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है वो कैथोड है, कैनाल है, अल्फा है, बीटा है, ध्वनि है, पाराश्रव है, ये सब जो है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जो है कि आपको नहीं होने वाला है, ये सब नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगला प्रश्न, क्या बोलता है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो इसमें से किसके लंबाई की बात करेंगे? इसमें से लंबाई किसका सबसे अधिक होता है? तो रेडियो तरंग की लंबाई जो है कि सबसे अधिक होता है। ये 1 मीटर से लेके 10 के पावर 4 मीटर तक जो है कि आपको इसका लंबाई जो है कि आपको होता है, ठीक ना। 10 के पावर 4 मीटर तक इसका जो है कि आपको लंबाई होता है, ठीक ना। जबकि एक्सरे की बात करेंगे, एक्सरे का जो है कि आपको, एक्सरे जो है कि आपको दिया है, इसका होता है 10 के पावर माइनस 10 मीटर से जो है कि आपको 10 के पावर -8 मीटर तक। तो माइनस में चल गया तो ऐसे ही कम होने वाला है, यही आपका सबसे अधिक जो है कि आपको होने वाला है। और दृश्य की बात करेंगे, दृश्य का होता है 3.9 गुने 10 के पावर -7 मीटर। तो माइनस में चल गया तो ऐसा ही जो है कि आपको ये जाने वाला है, दूर जाने वाला है, ठीक ना, ये दूर जाने वाला है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न करंट का आ गया, यहाँ से किसका आ गया है? करंट का जो है कि आपका
प्रश्न जो है यहाँ पे आ गया है। पूछता है कि चंद्रयान 3 दक्षिणी ध्रुव पर कब जो है कि उतरा था? चंद्रयान 3 23 अगस्त 23 अगस्त 2023 को जो है कि आपको उतरा था। 23 अगस्त 2023 को जो है कि आपको ये दक्षिणी ध्रुव पर जो है कि आपको उतरा था। लेकिन ये गया कब था? गया 14 जुलाई को जो है कि आपको गया था। कब गया था? 14 जुलाई को जो है कि आपको गया था। और ये गया था किसके तहत? तो LVM-3M4 से, LVM-3M4 से जो है कि आपको ये गया था, ठीक ना, गया था। और यह जो है कि लॉन्च कहाँ से किया गया था? हाँ क्या? श्रीहरिकोटा LVM-3M4 ना? हाँ तो वही तो लिखे हैं। तो LV, अच्छा ये गलती लिख दिया क्या? LVM-3M4 लिखे वही तो, बोले वही तो, लिख और गलत दिए थे, ठीक ना, लिख गलत दिए थे, ठीक है। 14 जुलाई को गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसको भेजा गया था। और 40 दिन की यात्रा करने के बाद ये 23 अगस्त 2023 को जो है कि आपको कहाँ उतरा था? चंद्रमा के सतह पर जो है कि आपको उतरा था, है ना, चंद्रमा के सतह पर जो है कि उतरा था। और जहां पे उतरा था उस पॉइंट को हम लोग कौन सा नाम दिए हैं? उस पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट दिए हैं। क्या दिए हैं? शिव शक्ति पॉइंट जो है कि आपको उसको हम लोग दिए हैं, नाम दिए हैं। अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित हैरिस पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर? आसान प्रश्न है, कल ही आपका हुआ है सर। लिटिल इंडिया के नाम से जो है कि आपको रख दिया है। किसके नाम से रख दिया है? हैरिस पार्क जो है कि आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में है। इसका नाम जो है कि आपको लिटिल इंडिया के नाम से। जबकि अमृत उद्यान किसका नाम हो गया है? नया नाम मुगल गार्डन का जो है कि आप नया नाम जो है कि आपको अमृत उद्यान जो है कि आपको हो गया है, ठीक ना, अमृत उद्यान जो है कि आपको हो गया है। अगला केरल का नया नाम क्या करने को प्रस्तावित किया है? केरलम करने को जो है कि आपको प्रस्तावित जो है कि आपको किया है। और नेहरू मेमोरियल एंड संग्रहालय का नया नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री संग्रहालय करने का भी निर्णय जो है कि आपको लिया गया है। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा भारत में पहली बार जल स्रोतों की गणना की गई है। इसके अनुसार सर्वाधिक तालाब और जलाशयों की संख्या किसके पास सबसे अधिक है? पश्चिम बंगाल के पास। किसके पास है? पश्चिम बंगाल के पास जो है कि आपको सबसे अधिक जो है कि आपको तालाबों की प्रतिशत में, तालाबों की संख्या जो है कि आपको पश्चिम बंगाल के पास जो है कि आपको है। लेकिन टैंकों की संख्या में सर्वाधिक कौन है? टैंक में आंध्र प्रदेश है। टैंकों में जो है कि आपको कौन है? आंध्र प्रदेश है। लेकिन तमिलनाडु की बात करेंगे, तमिलनाडु के पास क्या है? ये आपको झील है। क्या है? झील की संख्या में सर्वाधिक जो कौन है? ये आपको जो है कि आपको तमिलनाडु है। और जल संरक्षण योजनाओं में सबसे अग्रणी राज्य किसको मिला है? सबसे अग्रणी राज्य महाराष्ट्र को जो है कि आपको मिला है। किसको मिला है? महाराष्ट्र को जो है कि आपको मिला है, ठीक है, महाराष्ट्र को मिला है। और ये पहला रिपोर्ट ही आपको जारी किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि 28 अगस्त 2023 में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एक समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? कल ही रात में इस पर चर्चा हम लोग कर रहे थे। किसके साथ किया है? मालडोबा के साथ किया है। किसके साथ किया है? मालडोबा के साथ जो है कि आपको भारत तक किया हुआ है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष सबीर बी कामत है। कौन है? सबीर बी कामत जो है कि आपको DRDO के हैं। तो इसरो के हेड कौन है? इसरो के हेड जो है कि आपको एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ जो है कि आपको इसरो के अध्यक्ष हैं। ऋतुराज अवस्थी किसके हेड है? ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग की जो है कि आपको विधि आयोग के अध्यक्ष जो है कि आपको ऋतुराज जो है कि आपको अवस्थी थी। यशवर्धन कुमार सिन्हा कौन थे? कौन था? नहीं सर, बोल दीजिए। चुनाव सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त, सही है, मुख्य सूचना आयुक्त। सर इसका कार्यकाल कितना होता है सर? किसका? मुख्य सूचना आयुक्त का। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल ये जो होता है आपका, जो राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है ना, कार्यकाल देखना पड़ेगा, कंफर्म याद नहीं है, ठीक ना, याद नहीं है कंफर्म। यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें नंबर के, कैमे नंबर के? 11वें नंबर के। कल ही रात को आपका हुआ था। अगला है कि बिहार के किस उत्पाद को, मिर्चा चावल को GI टैग मिला है? मिर्चा चावल किस जिला का है? पश्चिमी चंपारण को। पश्चिमी चंपारण का है। पश्चिमी चंपारण का मिर्चा चावल है। और मिर्चा चूड़ा भी है, किसके पास है? पश्चिमी चंपारण को जो है आपको मिला है। लेकिन सिलाओ खाजा की बात करेंगे, ये भी आपका
बिहार से है, जर्दालू आम है, कतरनी चावल है, मगही पान है ना, मुजफ्फरपुर की शाही लीची है ना। ये सब जो है कि आपको जीआई टैग जो है कि कुल 14 उत्पादों को प्राप्त हुआ है। बिहार के कितना उत्पाद है? 14 उत्पाद 14 को जो है कि आपको जीआई टैग जो है कि अभी तक वर्तमान में मिल चुका है। सबसे ठीक ज्यादा है, सर केरल में? सबसे अधिक जो है कि आपको किसके पास? तमिलनाडु के पास होगा। तमिलनाडु का होगा। सबसे अधिक आपको तमिलनाडु के पास होगा वर्तमान सर में। मुख्य सूचना हाँ, सर मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य क्या हुआ? सूचना आयोग का दे रहा है 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष? चलिए जी। ठीक है, तो 5 वर्ष या 65 वर्ष जो है कि आपको इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनने बोले आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारत में नए संसद भवन का आकार, नए संसद भवन का आकार जो है कि कैसा आकार है? त्रिभुजाकार, त्रिकोणीय आकार है। कैसा है? त्रिकोणीय जो है कि आपको आकार जो है कि आपको देखने को मिलेगा। नए संसद भवन का आकार त्रिकोणीय आकार है। क्या है? त्रिकोणीय। ठीक है, त्रिकोणीय आकार है। इसमें जो है कि आपका 3 गो द्वार बनाया गया है। नए संसद भवन जो बना है ना, तो त्रिकोणीय है, तो एक साइड इसमें है, एक साइड इसमें, एक साइड इसमें है। 3 गो द्वार है। एक का नाम है जल, एक का नाम है थल, एक का नाम है नभ। तो जल का नाम जो है कि जल का नाम जो है कि आपको ज्ञान द्वार, नभ का नाम जो है शक्ति द्वार, थल का द्वार का नाम है कर्म द्वार। कौन सा? कर्म द्वार जो है कि आपको है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा का पूरा सीटों को मिला दीजिएगा तो कितना सीट है? तो ये इसमें जो है कि आपको 1272 सीट है। कितना सीट है टोटल? 1272 सीट है। बात कीजिएगा इसके अलावा जो है कि लोकसभा का कक्ष का जो है कि किसका हिस्से पे जो है कि आपको आधारित है? तो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। राज्यसभा कमल पे आधारित है। लेकिन संसद का परिषद की बात करेंगे, परिषद किस पे है? तो बरगद के वृक्ष पे जो है कि आपको आधारित है। ठीक ना, बरगद के वृक्ष पे आधारित। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2024 में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? गुजरात को जो है कि आपको सौंपा गया है। किसको सौंपा गया है? गुजरात को जो है कि आपको सौंप दिया गया है। अगला प्रश्न बोलता है कि साहित्य के क्षेत्र में 2022 का नोबेल प्राइज किसको दिया गया है? साहित्य में एनी एर्नॉक्स को मिला है। किसको मिला है? एनी एर्नॉक्स को 2022 में जो है कि आपको दिया गया है। एनी एर्नॉक्स कहाँ की है? तो एनी एर्नॉक्स जो है कि आपको फ्रांस की है। यहीं पे लिख लीजिएगा 2023 का भी। 2023 का जो है कि आपको जॉन फांसे फांसे को जो है कि आपको 2023 में दिया गया है। जॉन फांसे 2023 में। नीदरलैंड्स का है। नार्वे का है। नीदरलैंड्स बोला, नार्वे का है। जॉन फांसे जो है कि आपको नार्वे के हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एससीओ देश के विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कि 2023 में कहां संपन्न हुआ है? एससीओ का ये जो है कि आपको एससीओ का जो है कि आपको गोवा में जो है कि आपको संपन्न हुआ है। एससीओ का सबसे पहले अगर बैठक की बात करेंगे तो ये वर्चुअल बैठक हुआ था। कैसा हुआ था? वर्चुअल जो है कि आपको बैठक जो है कि आपको एससीओ का इस बार किया गया था। और एससीओ की स्थापना की बात करेंगे, एससीओ का स्थापना कब हुआ? 2001 में। कब हुआ? 2001 में एससीओ का स्थापना है कि आपको 15 जून 2001 को जो है कि आपको किया गया है ना। और एससीओ में कुल 9 देश है और 9वां देश एससीओ का कौन है? ईरान जो है कि एससीओ का 9वां देश है। और एससीओ का मुख्यालय की बात करेंगे, इसका मुख्यालय बीजिंग चाइना में जो है कि आपको एससीओ का मुख्यालय है। ठीक ना, बीजिंग चाइना में जो है कि एससीओ का मुख्यालय है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। सर ब्रिक्स का क्या ब्रिक्स का स्थापना? 2009 ब्रिक्स का स्थापना 2009 में जो है कि आपको ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। ठीक है, ब्रिक्स का स्थापना 2009 में हुआ था। इसमें 5 गो देश है। संघाई में जो है कि इसका मुख्यालय है। लेकिन इसमें 6 गो देश और जुड़ने वाला है। कब? तो 1 जनवरी से जुड़ेगा। ठीक है, इनिशियल मेंबर थे या कि बाद में जुड़े? कौन? इंडिया जो है कि आपको ब्रिक्स का जो है कि आपको ये सहयोगी जो है कि आपको नहीं था, है ना। बाद में जो है कि आपको जुड़ा था। ये भी प्रश्न जो है कि आपका कहीं ना कहीं सेट में पूछा हुआ है, बनाया है सेट। कौन सा सेट? पहले था ना, साउथ अफ्रीका ना बाद में जुटा था। नहीं, वो बात नहीं ना बोल रहे हैं। ये मतलब फाउंडर मेंबर की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात? फाउंडर मेंबर की मतलब जब स्थापना हुआ ना, उस समय मतलब कि इंडिया की भागीदारी थी या नहीं थी। ठीक ना, ये प्रश्न था। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में गोवा में होने वाले 37वां राष्ट्रीय खेल
खेल किस राज्य के पारंपरिक गतका, गतका जो है कि मार्शल आर्ट है, ये क्या है, मार्शल आर्ट है, ये आधिकारिक जो है कि रूप से शामिल क्या है, गतका कहाँ का है, पंजाब पंजाब का है। कहाँ का है, गतका जो है कि आपको पंजाब का है। पंजाब का गतका को जो है कि आपको आवाज कॉल हो गया। आवाज नहीं आ रही सर। सर है। आवाज जा रहा है अब? जी हाँ, सर। अब आ रही है। अब स्क्रीन जाएगा, थोड़ा देर में रुक अभी जाइए, स्क्रीन तो लाइट कटो। स्क्रीन जाएगा, पता था मुझे। 1 मिनट रुक जाइए, इसको सुधारने दीजिए, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया है। उफ, गया क्या स्क्रीन? नहीं दिख रहा है ना? अभी नहीं सर। भी आएगा। आ गया होगा? आ गया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस राज्य सरकार ने ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय का निर्माण करने की घोषणा किया है? तो पिंक शौचालय का निर्माण जो है कि करने की घोषणा किसने किया है? ये किया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है कि आपको पिंक शौचालय महिलाओं के लिए निर्माण करने की घोषणा जो है कि आपको त्रिपुरा सरकार के द्वारा जो है कि आपको किया गया है। अब त्रिपुरा की बात करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है त्रिपुरा के? माणिक शाह। मानिक शाह जो है कि आपको त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो है कि राज्यपाल त्रिपुरा के, पता नहीं, बताइए कोई आदमी त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो त्रिपुरा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य जो है कि आपको त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। और त्रिपुरा उड़ीसा का कौन अपॉइंट हुआ है सर अभी जस्ट? उड़ीसा का तो ये हुआ रघुवर दास। कौन है? रघुवर दास। रघुवर दास झारखंड के पूर्व जो है कि आपको मुख्यमंत्री रघुवर दास को जो है कि आपको बनाया गया है ना? और बात करेंगे, क्या बोले? जो भी हाल फिलहाल में अपॉइंट हुए लोग उनका बता ही तो एक आपका रघुवर दास हो गए यहाँ के झारखंड के, और एक आपका और कौन थे? सेठी बने उधर का, कहाँ के हैं? मणिपुर इंद्रमिल सेठी पूर्वी राज्य में कोई बने हैं। पूर्वी इलाका में नहीं है पता, याद नहीं आ रहा है। ठीक ना, याद नहीं आ रहा है, देख के रात को बता देंगे। मेघालय का, चलेगा, ठीक है। अगला है कि मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण योजना जो है कि आपको किसके द्वारा? तो ये भी आपको त्रिपुरा के द्वारा ही आपको शुरू किया गया है। इसके द्वारा त्रिपुरा के द्वारा ही आपको शुरू किया गया है। अगला प्रश्न 36 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस संस्था के द्वारा बच्चों को स्वास्थ्य और कौशल पर आधारित पुस्तक लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है? लेट्स मोर फॉरवर्ड विकसित किया गया है, कौन कौन किया है? तो ये क्या है? एनसीईआरटी के द्वारा और यूनेस्को के द्वारा, दोनों, चलिए दोनों मिलके किया है। एनसीईआरटी और यूनेस्को दोनों मिलके जो है कि आपको किया है। इसका नाम, इसका जो है कि आपको डी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला है कि भारत में 77 में स्वतंत्रता दिवस पर भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य के नियंत्रण रेखा पर भगत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? भगत ब्रिज कहाँ बनाया गया? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे बनाया गया है? जम्मू कश्मीर में जो है कि आपको भगत ब्रिज का जो है कि आपको उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 38वां प्रश्न बोल रहा है कि भारत और किस देश ने इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर जो है कि आपको व्यापार को $100 अरब पहुंचाने का टास्क फोर्स का गठन किया है? कल ही रात को आपको ये प्रश्न हुआ है। कौन किया है ये? ऐसा करने वाला जो है कि अमेरिका किया है। कौन किया है? अमेरिका जो है कि आपको किया है। 39वें प्रश्न पे आते हैं। 39वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ पे आयोजित किया गया है? बिम्स्टेक का थाईलैंड। ये थाईलैंड में जो है कि आपको आयोजित हुआ है। कहाँ हुआ है? बिम्स्टेक का विदेश मंत्रियों की बैठक जो है कि आपको थाईलैंड में आयोजित किया गया है। ठीक ना, बे ऑफ बंगाल वाला है बिम्स्टेक, है ना? कब एस्टेब्लिश हुआ था? हाँ, क्या बोले? बिम्स्टेक की स्थापना 85 में किया गया था। ठीक ना, 1985 में जो है कि बिम्स्टेक बना था, है ना? बिम्स्टेक 1950 मेंबर 7 हुए बिम्स्टेक। सर बिम्स्टेक 1997 में बना है सर, 85 में ये सार्क था ना? अच्छा सॉरी,
हाँ 97 जी बिम्स्टेक सर, चल रही है। 1985 में सार्क बना था। 85 में बिम्स्टेक सार्क, कंट्री 85 में सार्क। 97 में हुआ। 7 को सदस्य है। इंडिया है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, नेपाल है और श्रीलंका जो है कि आपको इसमें मेंबर जो है कि आपको रहने वाला है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इंटेंटिव फॉर जो है कि मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन जो है कि इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बे ऑफ बंगाल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बिम्स्टेक का ढाका में। ठीक है, ढाका जो है कि आपका बांग्लादेश में जो है कि इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, ढाका में। फटा है सब है। हाँ, सबके साथ जो है कि अपना जो है कि आपको रखा है। ठीक ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य जो है कि इलेक्ट्रॉनिक निर्यात भारत में पहला स्थान है? इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में भारत में पहला स्थान है किसका? तमिलनाडु। ये तमिलनाडु का जो है कि आपको पहला स्थान जो है कि आपको देखने को मिलेगा, तमिलनाडु का। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा वैश्विक दासता सूचकांक द ग्लोबल सिलेब्रिटी इंडेक्स जो है कि आपको जारी किया गया है? 2023 में जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया है? वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको जारी किया गया है। वाक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जो है कि आपको ये जारी किया गया है। इंडिया का रैंक इसमें इंडिया का रैंक नहीं याद है, देखना पड़ेगा इसमें इंडिया का रैंक क्या है जो है कि आपको दिया है। 41 नंबर है ना, एक मिनट देखते हैं क्या है। भारत का स्थान 14 है, 1 नंबर पे इंडोनेशिया है। 1 नंबर 14 पे है इंडेक्स में 14 ना ग्लोबल। चाहिए। देख लेते हैं एक बार सर देख लीजिए। 53वां स्थान पे भारत है। कितना स्थान पे? 53वें नंबर पे भारत है। ठीक है, 53। इसमें 43। सर रिलेटेड क्वेश्चन कराते चलिए। हाँ, करवाते चल रहे हैं। जहाँ पे कोई तर्क नहीं मिल रहा है, जहाँ पे नया क्वेश्चन दिख रहा है, वहीं पे जो है कि आपको स्किप कर दे रहे हैं। क्या है कि उसका डेटा जो है कि आपको नहीं निकाल पाए, इसलिए जो है कि स्किप कर रहे हैं। ना तो जो डेटा याद है सब करवा ही दे रहे हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि जो है कि आपको दिया है। इसका नाम क्या है? अंतर्दृष्टि जो है कि आपको नाम दिया है। आरबीआई की गवर्नर की बात करेंगे। अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। इससे 25वें नंबर के, कैमे नंबर के? 25वें नंबर के जो है कि आपको गवर्नर है। उप गवर्नर की बात करेंगे। उप गवर्नर कितना था? 4 गो। स्वामीनाथन जानकी रमन, टी.आर. शंकर, एम. राजेश्वर राव और माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक ना, माइकल देवव्रत पात्रा जो है कि इसके उप गवर्नर है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब? 1935 में। कब हुआ था? 1935 में जो है कि आपको 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और पहले जो है कि इसके गवर्नर कौन थे आरबीआई के? ऑस्बॉर्न स्मिथ करके। चलिए ठीक ना, ऑसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन पहले भारतीय सीडी देशमुख। हाँ, इसका राष्ट्रीयकरण जो है कि 1949 में किया गया। कब किया गया? 1949 में जो है कि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। चलिए अगला प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान लगाया गया? आर्थिक विकास दर 7% जो है कि आपको कितना है? 7% जो है कि आपको रहने का अनुमान जो है कि आपको लगाया गया है। लेकिन आपसे पूछेगा कि बजट में राजकोषीय घाटा कितना रहने का अनुमान लगाया? जीडीपी का राजकोषीय घाटा 5.9% जो है कि आपका राजकोषीय घाटा है। जबकि राजस्व घाटा की बात करेंगे 2.9%। कितना है? 2.9% है। जबकि प्रभावी राजस्व घाटा की बात करेंगे 1.7 है। कितना है? 1.7 है। और एक आपका प्राथमिक घाटा है 2.3 है। कितना है? 2.3। ठीक है, 2.3। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है केंद्रीय बजट 2023-24 में सर्वाधिक खर्च किस योजना पे किया जाएगा? ये आपका हो चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री आवास योजना पे खर्च किया जाएगा। कितना? 590 करोड़। 79 या 69? हाँ, 79 लिखे हैं, 7 लिख दिए हैं यहाँ पे, देखिए ना। 590 करोड़ रुपया का खर्चा जो है कि आपको किया जाएगा। जल जीवन मिशन पर 70,000। कितना है? 70,000 का जल जीवन मिशन पर है। ठीक ना। मनरेगा पर 60,000 है। कितना है मनरेगा पर? 60। क्या कब तक पूरा होगा मतलब? आवास योजना
हाँ सर ये मनरेगा योजना आवास सबको आवास मुहैया कराने का अधिकार जो है कि 2024 तक है, 2024 तक, ठीक ना, 24 तक, ठीक है। मनरेगा अब प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में कितना है, इसमें भी आपको 60 है। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, बोलिए अब बोलिए। सबसे ज्यादा किस मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया सर? कौन सा मनरेगा मतलब किस मिनिस्ट्री को सबसे ज्यादा एलोकेट किया गया? मनरेगा योजना मतलब, एक मिनट एक एक करके सवाल लेते हैं। मनरेगा योजना क्या बोल रहे हैं, बोलिए। मनरेगा योजना कामगारों से रिलेटेड है, जो आपको नहीं काम होता है मनरेगा के तहत जो है कि आपको दिया जाता है 100 दिन का जो है कि आपको, है ना, हाँ सर। कार्य जो है कि आपको दिया जाता है। अगला प्रश्न बोलिए, आप क्या प्रश्न डाल रहे थे? हर खोदना मनरेगा के तहत सब कुछ जो है कि आपको जो भी आपका नेशनल का काम होता है, जो भारत सरकार का काम होता है, मनरेगा के तहत ही आपको काम करवाना ही होता है, ठीक ना। सरकार को मिनिमम 100 दिन का रोजगार देने का, हम मिनिमम जो है कि आपको 100 दिन का रोजगार देने का जो है कि आपको लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया है कि 100 दिन हम कम से कम साल में मनरेगा के तहत जो है कि आपको रोजगार देंगे, ठीक ना। आगे बोलिए। और कोई सबसे ज्यादा किस मिनिस्ट्री को एलोकेट किया गया? सबसे अधिक मिनिस्ट्री में पूछ रहे हैं, सबसे अधिक मिनिस्ट्री की बात करेंगे, रक्षा मंत्रालय में सबसे अधिक जो है कि आपको इन्वेस्ट किया जाता है, ठीक ना। रक्षा मंत्रालय में 5.94 लाख करोड़ रुपए। डिपार्टमेंट की बात करेंगे, डिपार्टमेंट में परिवहन डिपार्टमेंट में, कौन सा, परिवहन में, ठीक ना। परिवहन में सबसे अधिक है 5,17,034 करोड़ रुपए की राशि जो है कि परिवहन डिपार्टमेंट में जो है कि आपको खर्च की जाएगी, ठीक है। आगे तो एक नंबर पे कौन आएगा, परिवहन? अगर खर्च करने के वो हो गया आपका मत, हो गया मत मतलब कि कहने का मतलब मत, किस मत में सबसे अधिक खर्च होगा, तो परिवहन में होगा, उसके बाद रक्षा में होगा। अब मंत्रालय में हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, और योजनाओं में, केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक। अगला प्रश्न पे आते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? विश्व व्यापार के सेवा निर्यात में भारत का स्थान क्या है? इसमें भारत का स्थान जो है कि आपको 7वें स्थान पे है। कितवें स्थान पे है? 7वें स्थान पे जो है कि आपको भारत है, ठीक है, 7वां स्थान पे। लेकिन आपसे यहीं पे पूछ दे कि आपको वैक्सीन के निर्माण में पूरे विश्व में भारत का स्थान क्या है? फर्स्ट है, पहला है, क्या है? पहला है। लेकिन अगर आपसे पूछ दे रेलवे नेटवर्क के मामले में पूरा भारत का स्थान क्या है पूरे विश्व में? चौथा स्थान पे। क्या स्थान पे है? चौथा स्थान पे है। अब विदेशी मुद्रा के भंडारण में अगर पूछ दे तब क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा। अब विश्व व्यापार में सेवा निर्यात में क्या हो जाएगा? यही आपसे पूछा है, सेवा निर्यात वाला 7वां हो जाएगा, 7वां। और आपसे पूछ दे मांस में क्या है, तो मांस में 8वां है। क्या है? मांस में जो है कि आपको 8वां है, याद रखिएगा। इसमें जो है कि मांस में 8वां। पहला किस में है आपको जरा सुन लेना है। वैक्सीन के निर्माण में, दूध के उत्पादन में पहला है। उसके बाद जो है कि आपको दूध हो गया, वैक्सीन हो गया, 2 पहिया और 3 पहिया के निर्माण में जो है कि आपका भारत का योगदान पहला योगदान पे है। क्या योगदान पे है? पहला योगदान पे जो है कि आपको रहने वाला है, ठीक है। हो चुका है करंट, यहाँ पे आपका समाप्त हो चुका है। आगे चलते हैं। करंट और साइंस को हम लोग निपटा दिए हैं, आगे आइए। अब ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है। कहाँ? यूपी। किसका? दूध उत्पादन में, दूध उत्पादन में भारत में। राजस्थान हो गया अभी। राजस्थान है सर। गुजरात में पढ़े थे लेकिन हम भी। आनंद का नाम तो गुजरात में आता है ना, आनंद के नाम से जो कि फेमस है दूध के लिए, वो है वहाँ पे। वो रिसर्च सेंटर नहीं, ये हो रहा है ना नाम से डाटा में राजस्थान है। राजस्थान 2023। ठीक है, तो राजस्थान ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यूपी ने अगला प्रश्न पे यूपी हट गया है, ठीक ना, यूपी हट चुका है ना। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि आपका क्या है? सत्य कथन है। कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को जो है कि आपको पहचानना है कि आखिर इसमें से कौन सा कथन जो है कि आपका सत्य है। पहला बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। पहला कथन है। दूसरा, ये गलत है ना। ये जो है कि कौन सा सत्य है? ये जो है कि आपका गलत है, ठीक ना। अगला है कि काली मिट्टी में आयरन, चूना और एल्युमिनियम की बहुलता एवं मैग्नीशियम की जो है कि आपको बहुलता होती है। तीसरा बोलता है कि लाल मिट्टी, सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। इसमें तो सबका सब तो सही है। ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है ना। ये जो है कि आपको जलोढ़ मिट्टी की बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी में जो है कि आपको किसका? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है, लेकिन पोटास की बहुलता होती है। बिल्कुल सही है। दूसरा हो गया काली मिट्टी, इसमें आयरन, चूना और एल्युमिनियम की जो है कि आपको बहुलता होती है, भी बिल्कुल सही है। तीसरा लाल मिट्टी सिलिका और आयरन के कारण, और लाल मिट्टी का लाल रंग टिटनी फेरस मैग्नेटाइट के जो है कि आपको कारण जो है कि आपको होता है। तीनों का तीनों तो सब बात सही है बोल रहा है इसमें। ये लुसेंट के पेज नंबर 113 में जो है कि आपको देखने को क्या आता है?
कि लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी में क्या अंतर है? हाँ सर देखिए, एक होता है आपका, हाँ बोलिए। लौ फेरस ऑक्साइड के वजह से होता है, उसमें फेरस हाँ तो ऑक्साइड फेरस वही ना हो गया, आयरन, आयरन हो गया। और लेटेराइट मिट्टी में जो है ना, लेटेराइट मिट्टी में जो है कि आपको ये जो है कि आपको ये आपको टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, मानसून की जलवायु और आर्द्रता के ऊपर डिपेंड जो है कि आपको करता है। लेटराइट में भी आयरन के कारण वो भी अनउपजाऊ हो जाता है, तो लेटराइट में भी आयरन होता है। हाँ बिल्कुल, उसमें भी जो है कि आपको आयरन होता है, उसमें आयरन और सिलिका की बहुलता जो है कि आपको लेटेराइट मृदा में जो है कि आपको देखने को मिलेगा, बहुलता होता है इसमें जो है कि बहुलता मतलब कि बड़े पैमाने पे जो है कि आपको पाया जाता है। और इसी लेटेराइट मिट्टी में जो है कि उर्वरक जो है कि आपको कम हो जाता है। और किसके लिए? तो सफेद, एक लेटेराइट में आपका लाल होता है और एक सफेद लेटेराइट होता है। जो सफेद लेटेराइट होता है उसमें कोआलिन के कारण जो है कि आपको क्या हो जाता है, इसका रंग जो है कि आपको सफेद हो जाता है। और लेटेराइट मिट्टी तो आपको पता ही है, चाय के लिए, इलायची के लिए, रबर के लिए, काजू के लिए, ये सब के लिए जो है कि आपको लेटेराइट मिट्टी का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। और काली मिट्टी का प्रयोग हम लोग कपासी मृदा के नाम से जानते हैं, कपास की खेती के लिए जो है कि आपको किया जाता है। हाँ बोलिए। बोल रहे हैं सर कि जैसे लाल मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता है सर, तो लेटेराइट में तो भी है ना सिलिका और आयरन दोनों की बहुलता? हाँ इसमें भी बहुलता है, दोनों में बहुलता है ना, आयरन और सिलिका की बहुलता इसमें भी जो है कि आपको होता है, ठीक ना। और ये मृदा जो होता है, लेटेराइट मृदा जो होता है ना, ये सेल के टूट फूट से आपको निर्मित होता है ना। जब सेल जब टूटता है उससे जो है कि आपको निर्मित होता है। और आपका लाल मृदा की बात करेंगे ना, ये लाल मृदा जो है कि आपको, ये भी जो है कि किसमें, लाल मृदा जो है कि आपको ये मृदा में आयरन और सिलिका की इसमें भी जो है कि आपको बहुलता होती है। और ये मृदा अम्लीय प्रकार की मृदा होती है, मतलब इसका प्रकृति कैसा होता है, तो इसका प्रकृति जो है कि आपको अम्लीय होता है। लेकिन लाल मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की जो है कि आपको कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की देखने को कमी जो है कि आपको देखने को मिलेगी लाल मृदा। लेकिन ऐसे कल बोलिए, और कोई डाउट? लेटेराइट मिट्टी दिया था सर, ऐसे ऑप्शन वाला क्वेश्चन में कल ड्यूटेरिया अपना सेट देता है ना, उसमें दिया है लाल ही, लेकिन यहाँ पे भी तो लाल ही दे रहा है। लेकिन ऐसे लेटेराइट में बता रहा था सर कि सिलिका और आयरन की लुसेंट में भी आपको लेटेराइट और लाल दोनों में जो है कि इस बात को लिखा गया है कि लेटेराइट में भी जो है कि इसकी बहुलता और लाल में भी इसकी बहुलता जो है कि आपको पाई जाती है, ठीक ना, पाई जाती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि लेब्राडोर जो है कि आपको एक ठंडी जो है कि आपको जलधारा है। कैसी जलधारा है लेब्राडोर? ठंडी है कि गर्म है? ठंडी जलधारा है। तो लेब्राडोर का क्वेश्चन क्या पहले बोल रहा है? लेब्राडोर जो है कि आपको जलधारा निम्नलिखित में से किसके मध्य अवस्थित है? तो लेब्राडोर जो है कि उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के जो है कि आपको मध्य स्थित है। कौन सा? तो ये लेब्राडोर जो है कि आपको स्थित है। जब तक इसको मैप नहीं देखिएगा ना, तब तक ये जो है कि प्रश्न नहीं बनने वाला है, ठीक ना। मैप के हिसाब से ही बनेगा। अगर उत्तरी जो है कि अमेरिका भी मार दीजिएगा तो उत्तरी अमेरिका से 3-3 गो ऑप्शन जो है कि आपको रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक ना। इसमें आपको तुक्का ही लास्ट में काम आएगा जब तक पूरा कंफर्म नहीं है तब, ठीक ना। ये लेब्राडोर जो है कि आपको उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड, कनाडा, वो ऊपर वाला भाग जब देखिएगा ना मैप का, जब उत्तरी अमेरिका का सबसे ऊपर में देखिएगा तो ऊपर में ग्रीनलैंड आपको दिखाई देगा। वहीं पे जो है कि आपको लेब्राडोर की जलधारा जो है कि आपको बहती है। तो उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड के पास जो है कि ये जो है कि आपको धारा जो है कि आपको बंद कर लीजिएगा जिनके तरफ से आ रहा है, ठीक ना। ये जो है कि आपको आती है। और ये लेब्राडोर जो है कि आपको जलधारा किस महासागर की जलधारा है? किस महासागर की? अटलांटिक। सर ग्रीनलैंड वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइसलैंड है ना? हाँ आइसलैंड है सबसे बड़ा जो है कि आपको ग्रीनलैंड है, ठीक ना, ग्रीनलैंड है। चलिएगा, तो लेब्राडोर जो है कि आपको ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा किसका है? तो अटलांटिक महासागर की आपको ठंडी जलधारा है। अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा में आपको लेब्राडोर हो जाएगा, बेंगुएला की जलधारा हो जाएगा, कनारी का हो जाएगा, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा हो जाएगा, फॉकलैंड का जलधारा हो जाएगा। ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। और अटलांटिक की गर्म की बात करेंगे, गर्म में आपको हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा, फ्लोरिडा हो जाएगा, ब्राजील की जलधारा हो जाएगा, विपरीत विस्पत रेखीय जलधारा जो गिनी के तट पे बहती है। ये सब जो है कि अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा जो है कि आपको देखने को मिलेगा। गर्म जलधारा जो है कि आपको ठंडी जलधारा है क्या? कौन सा? हमबोल्ट। हमबोल्ट। तब
सबसे पहले तो हमबोल्ट देखिए कि हमबोल्ट किसका है, तो हमबोल्ट है आपको प्रशांत महासागर का। अब प्रशांत महासागर में कैसा है, तो प्रशांत महासागर में आपको हमबोल्ट को ही हम लोग पेरुवियन की जलधारा जो है कि आपको कहते हैं। किसका जलधारा? पेरुवियन की जलधारा के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। ये ठंडी जलधारा है। तो प्रशांत महासागर की ठंडी देखिएगा तो प्रशांत महासागर में क्यूराइल हो जाएगा, हमबोल्ट हो जाएगा, पेरुवियन हो जाएगा, कैलिफोर्निया की जलधारा, ये सब ठंडी जलधारा है। और प्रशांत की गर्म देखिएगा तो गर्म है आपको अलास्का की जलधारा, एलिनो की जलधारा, सुसीमा की जलधारा, ये सब जो है कि आपको किसकी जलधारा हो जाएगा, तो प्रशांत की गर्म जलधारा जो है कि आपको हो जाने वाला है। ठीक है, आगे आइए अगले प्रश्न। एक और चीज बता दी। हाँ बोलिए। किस प्रभाव के कारण सर मतलब इंडिया में सूखा पड़ता है या फिर एल नीनो होगा ना? अब वहां पे आपसे पूछता है ना कि सूखा नहीं ना, वहां से पूछता है कि आपको मानसून पर किसका इफेक्ट जो है कि आपको भारत में जो है कि आपको पड़ता है। मानसून पर किसका इफेक्ट पड़ता है, तो ला लीना का इफेक्ट जो है कि आपको कम पड़ता है। किसके अपेक्षा में? एल नीनो की अपेक्षा में जो है कि आपको कम पड़ता है। ठीक ना, तो ला लीना की अपेक्षा एल नीनो अधिक पड़ता है, ला लीना जो है कि आपको कमजोर जो है कि आपको पड़ता है। इसीलिए मानसून यहाँ का प्रभावित जो है कि आपको होता है भारत के अपेक्षा में। जब बात करेंगे तो जब उत्पन्न होता है प्रशांत महासागर में तो बारिश का मानसून कमजोर हो जाता है। हाँ कमजोर हो जाता है, उसमें कमजोर कर देता है। नहीं सॉरी, ला नीनो नहीं, एल नीनो अगर उत्पन्न होगा तो अच्छा होगा। ला नीनो अगर उत्पन्न होगा ना, ला नीनो अगर उत्पन्न हो जाएगा तब कमजोर हो जाएगा मानसून। एल नीनो तो आपको सक्रिय होता है। उल्टा बोल दिए क्या? उल्टा बता रहे सर, आप उल्टा बता रहे। एल नीनो का जो है ना सर, एल नीनो का अपोजिट इफेक्ट पड़ता है भारत के मानसून पर। हाँ, एल नीनो से मानसून कमजोर होता है, एल नीनो से ज्यादा होता है। एल नीनो कमजोर करता है, एल नीनो गर्म जलधारा वही कमजोर करता है, ला नीनो तो छोटा जलधारा पड़ता है। सर एक बार क्लियर कर लीजिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। एल नीनो से कमजोर होगा और ला नीनो से ज्यादा होगा। भारतीय जलधारा को निकाल के देख ही लेते हैं फिर। अब एल नीनो आपको कमजोर कर देता है और ला नीनो जो है कि आपको एक्टिव कर देता है। यही ना आपका कहना है ना? जी, निगेटिव प्रभाव पड़ता है इसका मानसून पे, इसलिए तो बारिश वगैरह नहीं होते हैं फिर ज्यादा ला नीनो की, जो एल नीनो का हो जाता है इसमें। चलिए, एल नीनो जो होता है वो एक्टिव प्रभाव करता है, मतलब कि एल नीनो जब उत्पन्न होगा तो सही रहेगा। आपको ला नीनो जब उत्पन्न रहेगा तो ये जो है कि आपको गड़बड़ करने वाला है ना। सुन लीजिएगा क्या दिया है। एल नीनो एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 या 10 साल पर जो है कि प्रकट होता है। इसके कारण संसार में विभिन्न भागों में सूखा या बाढ़ और मौसम का चरम अवस्थाएं जो है कि आपको होती है। पूर्वी प्रशांत महासागर के पेरू के तट पर निकट उष्ण समुद्रीय धारा के रूप में प्रकट होती है। इसमें भारतीय सहित अन्य स्थानों में मौसम को प्रभावित करता है। एल नीनो भूमध्य रेखीय एवं भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार की मात्रा है जो अस्थायी रूप से ठंडू पेरुवियन जो है कि आपको या हमबोल्ट के प्रतिरूपित में जो है कि आपको होता है। ये बात जो है कि आपको लिखा हुआ है। ठीक है, आगे। हाँ निगेटिव, ये जो है कि आपको एल नीनो जो है कि आपको निगेटिव प्रभाव जो है कि आपको डाल रहा है। ठीक ना, एल नीनो निगेटिव प्रभाव डाल रहा है और ला नीनो पॉजिटिव प्रभाव जो है कि आपको डालेगा। ठीक ना, ला नीनो पॉजिटिव प्रभाव डालेगा। ठीक है, हमेशा नहीं आता है, 4-5 बरस पर एक बार होता है। हाँ ये जो है कि 5 साल या 10 साल पे जो है कि आपको ये एक बार आता है एल नीनो। कमजोर कर देता है। हाँ कमजोर कर देता है ना। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, जरा सुनिएगा। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जो है कि संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद दूसरा प्रमुख जल का स्रोत कौन सा है? बर्फ छत्रक है। कौन है? बर्फ छत्रक जो है कि आपको दूसरा जो है कि आपको रहने वाला है। कौन रहने वाला है? बर्फ छत्रक जो है कि आपको रहने वाला है। पृथ्वी पर उपलब्ध संपूर्ण जल में महासागरीय जल के बाद जो है कि आपको बर्फ छत्रक का स्थान जो है कि आपका दूसरा है। महासागरीय जल जो है कि आपका कितना है, तो लगभग ये आपको 97.3% है। उसके बाद जो है कि बर्फ छत्रक आपको 2% है। उसके बाद भूमिगत जल जो है कि आपको 0.68% जो है कि आपका भूमिगत जल का जो है कि आपको रहने वाला है। ठीक ना, और नदियों का बात करेंगे तो 0.001% मात्र नदी है ना जल का स्रोत में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा।
आगे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है कि उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है? तो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान इसमें सभी लग रहा है। इसमें आपको पंपास है, बेल्ट है, डाउन्स है। तो पंपास कहाँ का है? पंपास अर्जेंटीना। पंपास जो है कि आपका अर्जेंटीना का है। सही है, पंपास अर्जेंटीना का है। और क्या है? तो पंपास के बाद आपका बेल्ट। बेल्ट कहाँ का है? साउथ अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का जो है कि आपको बेल्ट है। बेल्ट के बाद आपको डाउन्स। डाउन्स कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया। कि आपको डाउन्स है। और आपसे घास का मैदान पूछेगा, और आपसे घास का मैदान पूछेगा। पेरी। पेरी कहाँ का है? पेरी आपको उत्तरी अमेरिका का है ना। पूछताछ की बात करेंगे, पूछताछ कहाँ का है? हंगरी। हंगरी का है। कौन है? पूछताछ। ये सब जो है कि आपका उष्ण वाला आपको हम बता दिए हैं, ये सब आपका शीतोष्ण है। ये सब कौन है? ये सब शीतोष्ण, ठीक ना। हंगरी का है। सेलवास की बात करेंगे। सेलवास कहाँ का है? ब्राजील का है। सेलवास जो आपको ब्राजील का है। ये उष्ण कटिबंध, ये जो है कि आपका ब्राजील है ना। तो ब्राजील उत्तरी अमेरिका के दक्षिणी अमेरिका? ब्राजील कहाँ? दक्षिण अमेरिका। दक्षिण है ना। ब्राजील का है दक्षिणी अमेरिका में, दक्षिणी। हाँ। ठीक है, चलिएगा। और उसके बाद बात करेंगे आपका सवाना कहाँ का घास का मैदान है? सवाना अफ्रीका का है। कैंटरबरी कहाँ का है? कैंटरबरी न्यूजीलैंड का। अब पटाना घास का मैदान का? पटाना श्रीलंका का। पटाना कहाँ का? श्रीलंका का। चलिए ठीक, आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। कुंचिकल जलप्रपात भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये किस नदी पे है? ये तो बहुत बार हो चुका है। बराही रिवर पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। पेज नंबर 112 में जो है कि आपको लुसेंट में देखने को मिलेगा ये प्रश्न। बराही नदी पे जो है कि आपका स्थित है कुंचिकल जलप्रपात। बराही नदी पे कर्नाटक राज्य में स्थित है ये कुंचिकल। 455 मीटर इसका जो है कि आपको हाइट है। लेकिन आपसे पूछेगा भारत का नियाग्रा जलप्रपात किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ वाला चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ये किस नदी पे है चित्रकूट जलप्रपात? ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पे। सही है, इंद्रावती नदी पे जो है कि आपको हो जाएगा। एक आपका है आपका जोग या गोरसप्पा जलप्रपात। ये किस राज्य में है? कर्नाटक में है सर। कर्नाटक शरावती नदी पे जो है कि आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान हाँ, जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात जो है कि आपको कहा जाता है। जोग या गोरसप्पा जलप्रपात इसी का नाम जो है कि आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउर किला जो है कि स्थापना किसके सहयोग से किया गया? राउर किला का स्थापना जर्मनी। हाँ, पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से किया गया। किसके सहयोग से? पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से जो है कि आपको राउर किला जो है कि आपको कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। 1959 में जो है कि आपको किया गया था, ठीक ना। जबकि अब मेरा एक क्वेश्चन, बोलिए क्वेश्चन। सर हाँ, तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन सा कारखाना स्टेब्लिश हुआ था? तीसरा में एकमात्र आपका बोकारो था। कौन था? तीसरा में एकमात्र जो है कि आपका बोकारो था। बोलिए ना, तो शांत काहे हो गए म्यूट करके? कोई काम आ गया होगा सर। चलिए सुनिएगा। ये सब जो कारखाना स्थापित हुआ है हम आपको बता देते हैं। पहला हुआ दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपका 3 कारखाना स्थापित हुआ है। एक हुआ है भिलाई, दूसरा हुआ है आपको राउर किला, तीसरा हुआ है जो है कि आपका दुर्गापुर। तो भिलाई जो हुआ है, भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है। पूर्व सोवियत रूस की सहायता से जो है कि आपको किया गया 1955 में। जबकि राउर किला की बात करेंगे 1959 में किया गया, पश्चिमी जर्मनी की सहायता से जो है कि आपको किया गया। और दुर्गापुर जो है कि पश्चिम बंगाल में 1956 में ब्रिटेन की सहायता से जो है कि आपको किया गया। जबकि बोकारो स्टील प्लांट 1964 में झारखंड में है बोकारो, इसको सोवियत संघ रूस की सहायता से जो है कि इसको स्थापित किया गया था, सोवियत संघ। सर वो खोज रहे थे क्वेश्चन, इसलिए लेट हो गया, शॉर्टेजिंग कर लिया था। सर ये क्वेश्चन था कि सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में हुआ था, लेकिन ये नियम 17 के द्वारा क्या होता है? ये नियम 17 मुझे नहीं समझ में आया। नियम जो धारा जो है कि आपका 17 था। क्या था? धारा 17 था। अच्छा, धारा 17। हाँ, ये पता था। जो उस समय था ना, उसका जो है कि आपको धारा 17 के तहत जो है कि आपको किया गया था। ठीक है, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला क्या भाग भी ना था? 17 धारा 17 भाग 11 ऐसे कुछ होता है सर? भाग कहाँ था? भाग वाला तो कहाँ क्वेश्चन देखे हैं? पता नहीं, भाग वाला तो नहीं देखे हैं।
देखिएगा तो होगा तो भाग वाला भेजिएगा तो हमको। अगला प्रश्न सुनिएगा, गंगा नदी का, गंगा नदी जहाँ गंगा नदी का नाम गंगा निम्नलिखित में से किसके किसके संगम से मिलता है? गंगा नदी का नाम गंगा, अलकनंदा भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी के संगम पर जो है कि आपको मिलता है। ये दोनों जहाँ संगम करता है उस संगम को हम लोग क्या कहते हैं? देवप्रयाग। हाँ, उसको हम लोग कहते हैं देवप्रयाग जो है कि आपको कहते हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। सबसे पहला जो है कि आपको धौली गंगा और विष्णु गंगा, धौली गंगा और विष्णु गंगा जिस प्रयाग में मिलता है उस प्रयाग को क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग जो है कि आपको कहते हैं। और जहां धौली गंगा विष्णु गंगा मिलता है वहां पे जो है कि आपको अलकनंदा नाम पड़ता है विष्णु प्रयाग में। उसके बाद अलकनंदा नाम पड़ने के बाद ये नदी आगे बढ़ता है अलकनंदा के नाम से। उसके बाद एक आगे से जो है कि मिलेगा नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी नंद प्रयाग में मिलेगा। उसके बाद आगे फिर जाएगा तो फिर अलकनंदा में पिंडार नदी मिलेगा, पिंडार कर्ण प्रयाग में मिलेगा। उसके बाद मंदाकिनी नदी केदारनाथ से जो निकल के आएगी अलकनंदा में मिलेगी, वो रुद्र प्रयाग में मिलेगी। रुद्रप्रयाग में भी अलकनंदा के नाम से ये आगे बढ़ेगी। अलकनंदा के नाम से जब ये आगे बढ़ेगी उसके बाद ये फिर से आगे बढ़ने के बाद ये गंगोत्री से आपको एक भागीरथी नदी निकल के आएगी। गंगोत्री से भागीरथी नदी निकल के आएगी जो देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिल जाएगी। और जैसे ही देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से मिलेगी इसका नाम जो है कि नाम परिवर्तित हो जाएगा और इसका नाम क्या रखा जाएगा? यहाँ पे गंगा रखा जाएगा। और गंगा नाम से ये आगे बढ़ेगी और गंगा नाम से आगे बढ़ने के बाद ये मैदानी भाग में सबसे पहले हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करेगी। हरिद्वार में गंगा नदी प्रवेश करने के बाद ये आगे बढ़ेगी, इलाहाबाद के निकट ये पहुंचेगी। जब इसमें जो है कि आपको यमुना नदी आकर बंदरपुर से यमुना नदी आकर निकलेगा और इसमें आकर मिल जाएगा। उसके बाद गंगा फिर आगे बढ़ेगी, उसका रामगंगा नदी इससे आकर मिलेगा कन्नौज में। उसके बाद गोमती नदी जो है कि आपको गाजीपुर में गोमती मिलेगा। छपरा में जो है कि आपको घग्गर या घाघरा नदी मिलेगा। हाजीपुर में आपको जो है कि कौन मिलेगा? तो हाजीपुर में आपको गंडक मिलेगा। पटना में सोन मिलेगा। भागलपुर में जो है कि आपको कोसी मिलेगा। झारखंड में थोड़ा सा दामोदर मिलेगा। और पश्चिम बंगाल ये चली जाएगी। पश्चिम बंगाल में अपनी दो धाराओं को बांटकर एक हुगली की धारा और एक आपको बे ऑफ बंगाल के माध्यम से होते हुए जो है कि आपको पश्चिम बंगाल और एक आपका बांग्लादेश होते हुए जो है कि आपको बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाएगी। ये पूरा का पूरा किसका कॉन्सेप्ट था? गंगा नदी का कॉन्सेप्ट था। ठीक है, दामोदर हल्का टच होता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति जो है कि आपको किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। किससे है? फल उत्पादन से आपका सुनहरी क्रांति है। गोल क्रांति किससे था? गोल क्रांति आलू से था। किससे था? आलू से जो है कि आपको गोल क्रांति जो है क्या क्या रिकॉर्डिंग लगा हुआ है? बागवानी सर। कौन सा? बागवानी। बागवानी से, अब बागवानी भी बता देते हैं कि बागवानी से कौन सा। तो बागवानी से स्वर्ण क्रांति जो है कि आपको बागवानी से था। स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति बागवानी से था। बागवानी क्रांति वही ना हुआ सर? कौन सा? सुनहरी क्रांति को ही स्वर्ण क्रांति कहते हैं, है ना। सुनहरी क्रांति का, सुनहरी क्रांति आपको फल उत्पादन, ये स्वर्ण क्रांति से जो है बागवानी, बागवानी से आपको स्वर्ण, दोनों अलग अलग है। ठीक ना, अलग अलग है। ठीक है। और चमड़ा का है खाकी क्रांति जो है कि आपका चमड़ा का है। और कच्चा तेल के लिए काली क्रांति है। कौन सा है? काली क्रांति जो है कि आपको कच्चा तेल के लिए, है ना। मसाला के लिए बादामी क्रांति है। कौन सा है? मसाला के लिए बागवानी क्रांति, मसाला के लिए। ठीक है, आगे आइएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम का विशाखापट्टनम का बंदरगाह जो है कि आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये भारत के पूर्वी हिस्सा का बंदरगाह है या पश्चिमी हिस्सा का? पूर्वी होगा सर। पूर्वी कौन सा है? पूर्वी हिस्सा का जो है कि आपको बंदरगाह है विशाखापट्टनम। और आपका कौन सा? कोलकाता। ये पूर्वी भारत में है। जबकि आपको मुंबई और कांडला की बात करेंगे, कांडला और मुंबई जो है कि पश्चिमी भारत का। और ये विशाखापट्टनम का जो है कि बंदरगाह है, ये डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे जो है कि आपको सुरक्षित छिपा हुआ बंदरगाह है। किस पहाड़ी के नीचे? डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे जो है कि आपको छिपा हुआ बंदरगाह है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति एससी के बारे में बात कर रहा है। एससी का जो है कि प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ है? पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में जो है कि आपको एससी का प्रतिशत की बात करेंगे। एससी का प्रतिशत जो है कि आपको पंजाब में, ठीक ना, पंजाब में। लेकिन संख्या की बात करेंगे, संख्या, एक मिनट, संख्या की बात करेंगे। संख्या में कौन हो जाएगा? अभी सब क्लियर कर रहे हैं, क्या टेंशन ले रहे हैं?
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। लिख लीजिएगा नोट में, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में कोई भी एससी निवास नहीं करता है। नागालैंड नहीं। हाँ, अब पंजाब हरियाणा बोलेगा तो कोई एसटी नहीं, निवास नहीं, निवास नहीं, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन पूछिए, जो पूछ रहे थे क्वेश्चन। बोले के अगर इसमें मिजोरम दिया तो मिजोरम बेहतर है एसटी से ज्यादा। क्या है सर? सेंसस का पूरा बता ही दीजिए लगभग, जो रिलेटेड पूछता है। क्या है इसका? मिजोरम लीजिएगा फिर। मिजोरम भी लेता है इसमें एसटी एससी कुछ मिजोरम है सर, हमको अंदाज। ठीक है, प्रतिशत कहेगा तब मिजोरम होगा। हाँ तो वही तो प्रतिशत बोलेगा तो मिजोरम तो हो ही जाएगा, ठीक तो है, तो इसमें क्या ही गलत है? तो ये एसटी है ना, वो एसटी है। आई एसटी है, वहाँ एसटी है, तभी अभी तो एससी का बात रख रहे हैं, अभी एसटी तो रखे ही नहीं है। एसटी रखेंगे तब ना बात हो जाएगा। चलिए, तो पहले तो आपको एससी पहले पता करना है, पहले एससी के बारे में सब बात सुन लीजिएगा। एससी की बात करेंगे, एससी में जो है कि प्रतिशत में सबसे अधिक किसके पास है? पंजाब के पास है। प्रतिशत में जो है कि सबसे अधिक पंजाब के पास, क्षेत्रफल के हिसाब से किसके पास? उत्तर प्रदेश के पास। लेकिन नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के पास कोई भी एससी निवास नहीं करता है। वही अगर एसटी की बात करेंगे, एसटी संख्या में मध्य प्रदेश के पास, और प्रतिशत में सबसे अधिक किसके पास? मिजोरम के पास है। किसके पास है? प्रतिशत में जो है कि आपको मिजोरम के पास जो है कि आपको देखने को मिलेगा। वही पंजाब और हरियाणा में कोई भी एसटी जो है कि आपको निवास नहीं करता है। और चंडीगढ़ भी साथ साथ केंद्र शासित में आप लगा लीजिएगा चंडीगढ़ का भी नाम, ठीक है। ये हो गया एससी एसटी का पूरा कॉन्सेप्ट जो है कि आपका हो गया है, ठीक ना, हो गया है, हो गया क्लियर दोनों एससी एसटी। चलिए आगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व जो है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं थे। अच्छा सॉरी, नहीं थे, ठीक है, नहीं थे। चंद्रशेखर जो है कि आपको नहीं थे, जबकि चौधरी चरण सिंह थे, मोरारजी देसाई जो है कि आपको रहे थे, लेकिन ये जो है कि आपको एस चंद्रशेखर जो है कि आपको नहीं थे, चंद्रशेखरन जो है कि आपको नहीं थे। ठीक होगा सर। हाँ, चंद्रशेखर इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रशेखर, ठीक ना, चंद्रशेखर इसका राइट आंसर जो है कि आपको हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई और एच.डी. देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनने से पूर्व यहाँ जो है कि किसी न किसी राज्य के ये मुख्यमंत्री थे, ठीक ना, थे। आगे आइएगा, चंद्रशेखर नहीं थे, ठीक है, चंद्रशेखर नहीं थे। अगला प्रश्न क्या बोलता है? जब कोई विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है तब उस प्रक्रिया के बाद वह अधिनियम बन जाएगा। किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनेगा? किसका सिग्नेचर अंतिम रूप से हो चाहिए? राष्ट्रपति का। जब राष्ट्रपति जब सहमति दे देंगे तब जाकर जो है कि आपको क्या हो जाएगा? तो ये अधिनियम में जो है कि आपको कानून जो है कि आपको बन जाएगा। और राष्ट्रपति नहीं देंगे तो नहीं जो है कि आपको बनेगा। इसका राइट आंसर कौन कौन आदमी इसका डी लगाए थे? डी कौन कौन मारे हैं? डीओ वाले हैं कोई? सर एक ही पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल कब किया गया था? कौन सा वीटो? पॉकेट वीटो, अरे मतलब कोई भी, जैसे 3 होता है ना, 3 ज्ञानी जैल सिंह जो है कि आपको किए थे, उससे पहले है ना? उससे पहले भी कोई दहेज विरोध पर सर कौन किया था 1914 में? 1954 में। अरे दहेज प्रथा पर जो है कि आपको तो वो तो अथी मंगवाया गया था ना, उस पे जो है कि आपको संयुक्त अधिवेशन की बैठक न करवाई गई थी, है ना। वीटो शक्ति का पावर थोड़ी ना यूज किया गया था। पहली बार ज्ञानी जैल सिंह 1940 में किए थे। हाँ वही तो किए हैं, उससे पहले कौन किए हैं बताइए जरा, हमको नहीं याद आ रहा है नाम। ये कहीं क्वेश्चन देखते हैं। पोटा जो आया था वो अलग है ना, ये वीटो पावर अलग है ना। अरे वो तो संयुक्त अधिवेशन तीन बार अभी तक संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। हाँ तो वो बोर्ड है ना कि वो अलग चीज हो गया, वो संयुक्त अधिवेशन की चर्चा अलग हो गया। यहाँ ये वीटो का बात बोल रहे हैं। वीटो का मतलब होता है कि किसी बिल को जो है कि आपको रोक लेना, है ना। राष्ट्रपति उसको रोक लेते हैं, अपने पास जो है कि आरक्षित रख लेते हैं, है ना। उसी में आपका पॉकेट वीटो होता है, निलंबनकारी वीटो होता है ना। यही आपका पूछ रहे थे, तो वही तो हमको याद है, अत्यंतकारी वीटो होता है ना। हमको सर वही याद था 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, बट उससे हाँ वही है। तो उसके अलावा कौन है? उसके अलावा कोई है तो बताइए, हमको याद नहीं। उनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी प्रयोग किए थे 1954 में। वो पेप्सू क्षेत्र में जब लगा था ना ये आपातकाल, तो उस पे सहमति दिए थे 1954 में। उस समय जो पेप्सू था शायद
पेप्सू पर 1954 में। जी, राजेंद्र प्रसाद जी पहला सबसे, और उसके बाद 1986 में ज्ञानी जेल सिंह किए हैं वो डाक वो तो पे। सही है, 1986 वाला डाक अधिनियम पे जो है कि आपको हुआ है उसका। ठीक है सर 1954, रुकिए हमको लिख लेने दीजिए, इस पे थोड़ा सा देखेंगे। 1954 राजेंद्र प्रसाद। 1951 में लगा था ना पेप्सू में आपातकाल पंजाब में, उसी पेप्सू, पे सहमति हाँ देने के लिए 54 पेप्सू में पंजाब में जो है कि आपको लगा था। ठीक है, इस पे देखेंगे थोड़ा सा, इस पे भी हम भी चेक कर लेंगे थोड़ा सा, है ना। आइएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न जो है कि आपका बोल रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य था? उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था आपको सामाजिक प्रजातंत्र की स्थापना करना और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, है ना। इसका उद्देश्य जो है कि आपको ये जो है कि आपको ए और बी जो है कि आपको था, ठीक ना। ए और बी जो है कि आपको था। अगर बात करेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करेंगे, ये किस भाग में जो है कि आपको देखने को मिलेगा राज्य के निर्देशक सिद्धांत? भाग 4 में है। भाग 4 में जो है कि आपको राज्य के निर्देशक सिद्धांत है। भाग 4 में अनुच्छेद कहां से कहां तक है? 36 से 51 तक जो है कि आपको है। और इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और इसका उद्देश्य क्या था? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है कि इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था। और सामाजिक, आर्थिक और लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना करना भी इसका मुख्य रूप से उद्देश्य जो है कि आपको था। लेकिन ये न्यायालय में परिवर्तनीय था या नहीं था? न्यायालय में परिवर्तनीय था या नहीं था? ये नहीं था। इसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते थे, लेकिन मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय था। मौलिक अधिकार को आप लेकर न्यायालय जा सकते थे, है ना। चलिए अगले प्रश्न पे। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? मौलिक अधिकार का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ हाई कोर्ट भी होता है। कौन होता है? हाई कोर्ट। यहाँ ऑप्शन नहीं दिया था, इसलिए जो है कि इसका आंसर केवल सी होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगर हाई कोर्ट भी रहता तो फिर इसका राइट आंसर हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय जो है कि आपको दोनों हो जाता है। मौलिक अधिकार का संरक्षक जो है कि आपको संविधान का संरक्षक जो है कि कौन होता है? तो संविधान का संरक्षक जो है कि आपको संसद होता है। कौन होता है? संसद होता है ना, संसद होता है। ठीक है, आगे सुनिएगा। अगर बात करेंगे मौलिक अधिकार की, बात करेंगे मौलिक अधिकार के तहत रिट की प्रक्रिया लाई जाती है। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट निकालता है और 226 के तहत कौन निकालता है? हाई कोर्ट जो है कि आपको रेट निकालता है। कौन निकालता है? हाई कोर्ट रेट जो है कि आपको निकालता है। जब मौलिक अधिकार का हनन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद नंबर 32, हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद नंबर 226 के तहत आप रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? प्रशासनिक अधिकारों का उद्देश्य जो है कि आपको 323 के जो है कि ए में किया गया है। किसमें किया गया? 323 के ए में जो है कि आपको किया गया है प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक अधिकारों का उल्लेख जो है कि आपको किया गया है। अगला प्रश्न है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, आयु के जो है कि सभी बच्चों को, शिशुओं को जो है कि शिक्षा का अधिकार, ये किसमें है शिक्षा का अधिकार? मूल संविधान में रखा गया था। कहां रखा गया था? मूल संविधान में रखा गया था। इसके लिए संविधान संशोधन कौन सा था? इसके लिए संविधान संशोधन फंडामेंटल ड्यूटी में भी है ना, 86। देखिए वैसे देखिएगा तो वहां पे कितना, पहले एज का कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज में देखिएगा तो 0 से लेकर कहां तक 6 साल तक जो है कि आपको बात किया गया है। तो इसका आंसर कैसे फिर आप लगा लीजिएगा? यहाँ 14 साल का बात कर रहा है, यहाँ 6 साल का बात कर रहा है, तो ये तो ऐसे ही आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात ना? इसीलिए इसका आंसर लिया है। और इसे देखिएगा तो ऐसे तो 3 जगह आपका देखने को मिलेगा। बच्चों के लिए जो है कि अधिकार देखिएगा तो मौलिक अधिकार में है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है और मौलिक कर्तव्य में है। मौलिक कर्तव्य का 11वां नंबर पॉइंट क्या बोलता है कि माता पिता का ये मौलिक कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है कि आपको शिक्षा का अधिकार देने का उनका मूल रूप से उनका कर्तव्य है। ठीक ना? तो ऐसे तीनों जगह पे है, लेकिन यहाँ पे एज का कॉन्सेप्ट लगा दिया है। तो 6 से 14 वर्ष का कहाँ कॉन्सेप्ट है देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा केवल और केवल मौलिक अधिकार में देखने को मिलेगा। ठीक ना? और ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको लाया गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क जो है कि आपको कर दिया गया था। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आइए। भारत में लगा है बीटो पावर तो एक बार ना ज्ञानी जैल सिंह ना, एक बार वो जो बता रहे हैं पॉस्को वाला, हाँ, उसके अलावा कौन लगा सा? सर? 3 लगा क्या सर? 3 गो होगा शायद। ये कौन है? तो 91 91 में बीटो, यस। हेलो, 91 में कौन सा है? 1991 में राष्ट्रीय आर वेंकट रमन द्वारा संसद सदस्यों के वेतन भत्ते एवं पेंशन के संशोधन विधेयक के अत्यधिक वीटो प्रयोग किया गया है। ओ अच्छा, अत्यधिक वाला में वीटो प्रयोग कर दिया है। अच्छा ठीक है, तो 3 हो जाएगा। तो वाला में आपका ये है कि
तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा पेप्सू के अत्यंतिक विनियोग विधेयक द्वारा स्वीकृति को रोक कर रखा गया। अत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था 1954 तो में। बतावे कि यहाँ 1954 वाला पेप्सो के लिए लगाया गया था। 86 में जैल सिंह 86 में, ठीक है। चलिए एगो ये हो गया कि आपको जब अधिक वेतन पेंशन वाला जो मैटर आया था, इसमें जो है कि आपको रोक दिया गया था, वीटो का प्रयोग जो है कि आपको लगा दिया गया था, है ना। चलिए वो सही हो गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कौन सा पद लाभ का पद है, इसका निर्णय कौन करता है? तो कोई पद लाभ का पद है या नहीं है, इसका निर्णय जो है कि आपको संसद करता है। कौन करता है? संसद करेगा। और राज्य में कौन करेगा? तो राज्य में विधानमंडल करेगा। कौन करेगा? राज्य में जो है कि आपका विधानमंडल करेगा। तो संघ में संसद किस अनुच्छेद के तहत? संघ में संसद 102 के सेक्शन नंबर 1 के तहत जो है कि आपको करने वाला है। किसके तहत? 102 के सेक्शन नंबर 1 के तहत जो है कि आपको संघ में संसद करेगा, जबकि राज्य में विधानमंडल को किसके तहत करेगा? तो 191 के सेक्शन 1 के तहत करेगा। 191 के सेक्शन 1 के तहत जो है कि आपको करने वाला है, ठीक ना। कौन सा पद लाभ का पद है या नहीं है, इसका निर्णय जो है कि आपको संसद करता है। इस बात को भी याद रखिएगा। अगला है कि कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट का प्रयोग कब किया जाता है, ये भी हम आपको बता दिए हुए हैं। जब दोनों तरफ यही है। हाँ, जब देखिएगा, जब 50-50 जब टाई हो जाएगा ना, जब 50-50 जब हो जाएगा, 50 जो है कि पक्ष में या 50 जो है कि विपक्ष में हो जाएगा, तब इसमें निर्णायक मत देने का अधिकार किसको होता है? जिस सदन में हो रहा है उस सदन के जो है कि आपको अध्यक्ष के पास होता है, ठीक ना। तो वही निर्णायक मत को ये कास्टिंग मत के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जब वोट टाई हो जाए तब जो है कि आपको दे सकता है। लोकसभा में अध्यक्ष 100 अनुच्छेद नंबर 100 के तहत जो है कि आपको निर्णायक मत दे सकता है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 100 के तहत जो है कि आपको दे सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? आर्थिक बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक बजट की बात कर रहा है। आर्थिक बजट मतलब समझ रहे हैं ना, आर्थिक सर्वेक्षण का चर्चा कर रहा है। किसका चर्चा कर रहा है? आर्थिक सर्वेक्षण का चर्चा कर रहा है। अब बताइए आर्थिक सर्वेक्षण कब पेश किया जाता है? एक दिन पूर्व। हाँ, एक दिन पूर्व जो है कि आपको चर्चा किया जाता है। कब? एक दिन पूर्व। तो आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण से पूर्व, ठीक ना, प्रस्तुतिकरण से पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक बजट को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये दोनों जो है कि आपको पेश हो रहा था, ये दोनों 1951 1950-51 से जो है कि पेश करना शुरू हुआ था। और कब तक इसको जो है कि साथ पेश किया जा रहा था? कब तक? उस दिन हम बताए थे आपको, याद है रात वाले क्लास में? 1964 तक। कब तक? 1964 तक जो है कि आपको एक दूसरे को दोनों को आपको एक साथ प्रस्तुत किया जाता था। उसके बाद 64 के बाद जो है कि एक दिन पूर्व जो है कि किसको पेश करना था? आर्थिक सर्वेक्षण को। किसको? आर्थिक सर्वेक्षण को जो है कि आपको पेश करना था। 1965 से जो है कि आपको एक दिन पूर्व जो है कि आपको पेश होना शुरू हो गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन 1987 में नहीं किया गया? किसका गठन 1987 में नहीं किया गया? आंसर तो निकल गया था, त्रिपुरा। त्रिपुरा का स्थापना कब हुआ? 72 में हुआ। 1972 में हुआ था। 1972 में त्रिपुरा का हुआ था, ठीक ना। त्रिपुरा का। गोवा का 1987 में, गोवा का 1987 में हुआ था। मिजोरम का भी 1987 में हुआ था। और आपका अरुणाचल प्रदेश का भी 1987 में हुआ था। लेकिन त्रिपुरा का 1972 में हुआ था। मेघालय का 1972 में। मेघालय का भी कब हुआ था? मेघालय का भी 1972 में हुआ था। 72 में हुआ था। और मणिपुर का भी 1972 में हुआ था। मणिपुर का भी 1972 में। और सिक्किम 1975 में। सिक्किम कब? 1975 में, ठीक है। सिक्किम 1975। मेघालय 1972 में मेघालय है, मणिपुर है और त्रिपुरा। मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972। 1987 में है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा 1987। मिजोरम है, अरुणाचल, गोवा। और 1975 में सिक्किम है। 1975। हाँ क्या? आंसर गलत है उसमें, आंसर की में। हाँ गलत है, आंसर गलत है उसमें। 64 क्या 65 और 66 का गलत होगा। 65-66 था ना वो? 65 और 66 का आंसर जो है क्या आंसर की में गलत है, ठीक ना। आंसर की जो भेजा गया है उसमें गलत। दो आप लोग सही कर लीजिएगा अपना अपना, ठीक ना। दो सही कर लीजिएगा, आंसर की में गलत हो गया। आगे चलिए, 15 मिनट का मात्र समय बचा है, 35 को क्वेश्चन बच गया अभी, ठीक ना। आइएगा। पुरातात्विक सर्वेक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का स्थापना किसके काल में हुआ है? ये कर्जन के काल में हुआ। कब हुआ है? कर्जन के काल में। 1905 में जो है कि आपका कर्जन का काल जब चल रहा था, उसी समय 1904 में जो है कि इसका किया गया था। 1904 में। कब में? 1904 में जो है कि आपको इसकी स्थापना जो है कि आपको किया गया था, ठीक है।
चलिएगा, कर्जन के काल की बात करेंगे। कर्जन के काल में ही आपको कब हुआ था? बंगाल विभाजन जो है कि इसी के काल में जो है कि आपको हुआ था, कर्जन के काल में जो है कि आपको हुआ था। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्थापना 1861 में हाँ। कनिंघम वाले बार था। 1861 में। हाँ, तो वो कनिंघम था, उसका हेड था, उसका जो है ना कि आपको हेड था, है ना। वही तो सर, वो क्या था? वो तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया था वो, है ना। ये है विभाग है, सर्वेक्षण विभाग है। विभाग की स्थापना कर्जन के काल में, है ना। विभाग की स्थापना कर्जन के काल में। 65 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 66 का ऑप्शन नंबर ए। 66 का ऑप्शन नंबर ए, 65 का ऑप्शन नंबर डी। 65 का ऑप्शन नंबर डी, 66 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? बहुत बेहतरीन प्रश्न है। 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, किसने भाग नहीं लिया था? जमींदार और साहूकार। कौन सा? जमींदार और साहूकार। हाँ, इसमें जो है कि कृषक क्षेत्र में जो है कि आपको भाग लिया था, है ना। जमींदार कोई नहीं भाग लिया था और साहूकार नहीं भाग लिया था। ये कौन थे सर? वो सिर्फ जमींदार थे ना सर? जमींदार कृषक तो है ना। तो जमींदार कृषक तो भारी पे आया था अभी तब ना वो लिया था सर, भाग लिए थे। जमींदार पे भारी पड़ा था तब। हाँ, वो जमींदार पर भारी पड़ा था तो ये कुछ क्षेत्र से लिए थे। ऐसा नहीं ना था कि पूरे भारत का जमींदार भाग लिया, पूरे भारत का साहूकार भाग लिया, ये सब भाग नहीं लिया था। सर इसमें एक सॉल्यूशन है, जो पुराना वाला जो जमींदार था ना, वो सब भाग लिया था, लेकिन नया वाला जो अपॉइंट किया था अंग्रेज, जो उसके फेवर में काम करता था, वो सब पार्टिसिपेट नहीं किया था। समझ रहे? ये भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली। सर भाग गया था, किसी का पेंशन बंद हो गया था। सर अपना अपना लोभ था सबके सर, सबका ये जो है खुद का लोभ के लिए सब के सब ये भाग लिया था। जो भी यहाँ से देख रहे हैं सब का सब किसके लिए? तो खुद के लोभ के लिए, है ना। ये जो है कि आपको किसके लिए? इनका जमीन हड़पा जा रहा था, किनका? कुंवर सिंह का, इसलिए भाग लिए थे, है ना। वहां से देखिएगा तो आपको जो है कि आपको रानी लक्ष्मीबाई भाग लेती है, अपना दत्तक पुत्र के लिए भाग लेती है। उनके दत्तक पुत्र को जो है कि अधिकार नहीं दिया जाता है, इसलिए, ठीक ना। बहादुर शाह जफर दिल्ली से अधिकार अपने जो है कि अधिकार क्षेत्र को रखने के लिए जो है कि आपको भाग लेते हैं। कानपुर से नाना साहब भी अपने अधिकार क्षेत्र को लेने के लिए भाग लेते हैं। सब अपने अपने लिए जो है कि इसमें लड़ता है, कोई देश के लिए नहीं लड़ता है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। अपने लिए लड़ता है। इसका राइट आंसर जमींदार और आपको साहूकार दोनों हो जाएगा। हाँ, इसका जो है कि आपको कृषक जो है कि आपको भाग लिया था, कृषक क्षेत्र में जो है कि आपको भाग लिया था, मतलब भाग नहीं लिया, तो ए और बी नहीं लिया, ठीक ना। ए और बी नहीं लिया था। अगला है कि वर्ष 1826 में किसने जूरी अधिनियम का विरोध किया था? किसने जूरी अधिनियम का विरोध किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि 1826 में जूरी एक्ट जो है कि आपको पारित हुआ था। इसके अंतर्गत न्यायालय में धार्मिक आधार पर भेदभाव की करने की शुरुआत किया गया था। किस आधार पर? धार्मिक आधार पर जो है कि आपको न्यायालय में भेदभाव जो है कि करने का शुरुआत किया गया था। इसी का विरोध किसके द्वारा कर दिया गया? इसी का विरोध राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको कर दिया गया। हिंदू मुस्लिम हो गया था। आ रहा बात समझ में? राजा राम मोहन राय से रिलेटेड जो भी वर्क है सर, उनके द्वारा किया हुआ बता ही दीजिए। तो इसे देखेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन चल जाएगा, तो फिर तो 17 को क्वेश्चन नहीं पर जा पाएगा। दिक्कत इस बात की ना, कभी हो रहा है। देखिए, वैसे डिस्कशन करने के लिए तो हम तो ऐसा डिस्कशन करवा देंगे, तो हम तो मतलब कि आपको 4-4 घंटा इसमें लगा देंगे, टाइम खा जाएंगे, है ना। डिस्कशन तो हम मेरे पास बहुत ज्यादा है, लेकिन कंटेंट टाइमों का तो अभाव है ना। इस बात को भी तो देखना है ना। इस बात को भी आपको समझ डिस्कस के लिए कभी ऐसा टाइम रखा जाए जिसमें टाइम पूरा मतलब मिल रहा हो, कि मजा आ रहा है। कितना समय रखिएगा आप? कितना बताइए आप? कितना 2 घंटा समय रखा जा रहा है, तब भी आप पूरा नहीं हो रहा है। और इसके अलावा कितना डिस्कशन हो ना, उस दिन क्लास भले मत लीजिए, लेकिन डिस्कशन पूरा फुल कराइए। चलिए राजा राम का कहानी सुन लीजिए, ठीक है। राजा राम का कहानी सुन लीजिए। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे। राजा राम मोहन राय जो है कि आपको ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया गया। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किया गया था, ठीक ना। राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको मिरातुल अखबार का जो है कि प्रकाशन 1822 में फारसी भाषा में जो है कि आपको किया गया था, है ना। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1821 में राजा राम मोहन राय के द्वारा संवाद कौमुदी जो है कि आपको बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और 1822 में ब्रह्मिकल मैगजीन जो है कि आपको
इंग्लिश भाषा में जो है कि आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया था। उसके बाद कलकत्ता में 1817 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि एक हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है कि आपको किया जाता है, डेविड हेयर के सहयोग से जो है कि आपको किया जाता है। और 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है, ठीक है ना, किया जाता है। और इनका मृत्यु की बात करेंगे, इनका मृत्यु जो है कि 1833 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। बोलिए। कोलकाता हिंदू कॉलेज, हिंदू कॉलेज 1817, अच्छा, डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक है। पूरा कहानी जो है कि आपका लगभग जो है कि आपको बता दी। चलिए आगे। ये सर ये सही तो किसके सहयोग से बोल रहे हैं सर? डेविड हेयर के सहयोग। चलिए अगला प्रश्न है कि आपका अगला प्रश्न। चलिए, कहानी सुनने के लिए तो बहुत समय लग जाएगा, फिर कहानी सुनने में, कहानी तो बहुत है ना। इहू में कहानी देखिएगा, इहू में कितना खतरनाक वाला कहानी अभी आपको बताते हैं। क्या बोल रहा है कि आपको हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? पहले इसका आंसर जान लीजिए, पहले कौन हो जाएगा? 1924 में। 1924 में जो है कि आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा जो है कि आपको इसकी स्थापना 1924 में किया जाता है। अब जरा सुनिएगा, अब जरा सुनिएगा। 1924 में एक संगठन गठित होता है जिसका नाम होता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो है कि आपको एक सदस्य जो है कि आपको संगठन गठित होता है 1924 में। इसका स्थापना जो है कि आपको कानपुर में किया जाता है। और ये जो है कि आपका कैसा, तो एक क्रांतिकारी जो है कि दलों का एक जो है कि संगठन रहता है। कैसा रहता है? क्रांतिकारी लोग इसमें जो है कि पूरा रूप से रहते हैं। और ये क्या करता है, तो इसमें क्रांतिकारी दल के जो है कि आपको संगठन में सचिन नाथ सन्याल, योगेंद्र चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, भगत सिंह, शिव प्रसाद शर्मा जैसे, आपको चंद्रशेखर आजाद जैसे जो है कि आपको युवा और क्रांतिकारी जो है कि आपको नेता इसके संगठन में जो है कि आपको रहते हैं। और यही संगठन के द्वारा, यही संगठन का जब स्थापना 1924 में किया जाता है, 1925 में यही संगठन के द्वारा एक काकोरी कांड कर दिया जाता है। काकोरी नामक स्थान जो है कि आपको के नाम पर जो है कि 9 अगस्त 1925 में काकोरी जो है कि आपको ट्रेन एक्शन हो जाता है। ये ट्रेन जो है कि आपको कौन जाता है, तो यही जो ट्रेन जो जाता रहता है लखनऊ से सहारनपुर डाउन एक्सप्रेस। कौन सा? लखनऊ से सहारनपुर 8वां डाउन एक्सप्रेस है ना, 8 डाउन एक्सप्रेस जो है आपको जाता रहता है मालगाड़ी, इसके खजाने पे लूट कर दी जाती है। इसके खजाने पे जब अटैक किया जाता है तब यही जो है कि 1924 के जो संगठन के जो आपको हेड थे, HRA के जो आपको सदस्य थे, ये सब के द्वारा जो है कि आप इसको ट्रेन को लूट लिया जाता है। जब इस ट्रेन को लूटा जाता है, जब लूट लिया जाता है, उसके बाद ट्रेन के खजाना को चुरा कर लूट के जो है कि आपको भाग जाता है सब। उसके बाद बहुत सारे आदमी इसमें पकड़ाते हैं। इसमें 17 लोग को लंबी कारावास की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद 4 लोग को इसमें फांसी दिया जाता है। 4 लोग को किसको किसको फांसी दिया जाता है उसका भी जरा नाम सुन लीजिएगा। इसमें जो है कि राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को क्रम से फांसी दे दिया जाता है। अब आपसे पूछेगा कि इनको फांसी कहां कहां दिया जाता है, तो सबसे पहले राम प्रसाद बिस्मिल की बात करेंगे, इनको जो है कि गोरखपुर जेल में फांसी दिया जाता है। अशफाक उल्ला खान की बात करेंगे, फैजाबाद जेल में इनको फांसी दिया जाता है। रोशन सिंह की बात करेंगे, नैनी जेल में इनको फांसी दिया जाता है। और राजेंद्र लाहिड़ी की बात करेंगे, इनको गोंडा के जेल में जो है कि आपको फांसी दे दिया जाता है। इसके बाद जब ये संगठन समाप्त होता है, 1924 के बाद ये स्थापित हुआ था, 1925 में ये सब कांड कर देता है। और इसमें का कुछ सदस्य अब बच जाता है। इसमें का कुछ सदस्य जैसे भगत सिंह बच जाते हैं, चंद्रशेखर आजाद बच जाते हैं। ये सब 2-4 आदमी मिलके 1928 में फिर से एक संगठन नया खड़ा कर देता है। उस संगठन का नाम रहता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, HSRA। HSRA का स्थापना 1928 में किया जाता है। और HSRA का स्थापना जो है कि दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में किया जाता है। और HSRA का सदस्य के द्वारा एगो असेंबली पर बम कांड कर दिया जाता है। कौन सा कांड कर देता है? बम कांड कर देता है। दिल्ली के नेशनल असेंबली पर एगो बम मार देता है। और उस समय बम जब चलाया जाता है तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर चर्चा हो रहा होता है। और उस समय सदन के नेता अध्यक्ष कौन होते हैं? तो विट्ठल भाई पटेल रहते हैं। यहां से भी आपका प्रश्न बनता है, ठीक ना। ये पूरा का पूरा कहानी था। बात समझ? यस सर, मजा आ गया। विट्ठल भाई पटेल लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाई थे, बड़े भाई थे। चलिए अभी लोग बजा गया पेपर बना के उसमें डाल ही रहे लोग। क्या? नेक्स्ट टाइम से डाला जाएगा। चलिए, अब 70 लग नहीं रहा है कि हमको सॉल्यूशन हो पाएगा। फिर अब 10-20 क्वेश्चन लास्ट बच ही जाएगा। सर जिस दिन सॉल्यूशन कराइए ना, उस दिन सर भले टाइम दीजिए, एक दिन का भले सेट मत कराइए, क्विज मत कराइए, लेकिन पहले सेट मारिएगा तब सेट सॉल्यूशन कराएंगे सर। सेट तो लोग नहीं मार। अरे हम क्विज का बात कर रहे हैं। सेट तो कोई मारवे नहीं करता। 148 लोग में से 10 कॉपी आज भी नहीं आया। क्या ही बोला जाए, क्विज भी होना चाहिए सर।
कुछ भी होना सब चाहिए कुछ सर। होना जरूरी है, सब कुछ का एक जी अपना सर। अपना समय सीमा निर्धारण है। अब सेट की बात करेंगे, एक सेट पे तो चारों घंटा दीजिएगा तो वो कम में हो जाएगा, है ना। जी सर। सबका एगो अपना समय सीमा है, ठीक ना। अगला है जो कि टाइम स्वदेशी ठीक है आंदोलन का प्रारंभ में में सर सेट कब क्या, डालते हैं? सेट कब डालते अरे हैं वो सेट, ऑफलाइन? ये सेट इसमें नहीं चलता है, ये आपका फ्री में अभी हम करवा रहे हैं डिस्कशन। ये सब का सब किसका कांड है? ये सब का सब पेड ग्रुप का कांड है, लेकिन ये फ्री में आपको अभी मिल रहा है। डिस्कशन इसमें नहीं होता है, ठीक ना। ये सारा पेड में होता है, लेकिन आपको फ्री वाले में अभी दिया जा रहा है, डिस्कशन करवा दे रहे हैं। चलिए आगे सुनिएगा। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ में तत्कालीन कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था? तो यही तत्कालीन कारण था, क्या था? लॉर्ड कर्जन का क्या था? बंगाल विभाजन था। क्या था? लॉर्ड कर्जन का जो है कि आपको बंगाल विभाजन था। स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन जो है कि आपका शुरुआत कब से हुआ स्वदेशी आंदोलन का? सर विषय में सवाल आता है, पहुंचे आप बताइए। 7 अगस्त 1905 को जो है कि आपको 7 अगस्त 7 अगस्त 1905 को जो है कि आपको स्वदेशी या बंग आंदोलन का जो है कि आपको शुरुआत हुआ था। नहीं 7 अगस्त बिल्कुल सही है, 7 अगस्त ही सर मानिएगा। आपका आवाज कटता है, मेरा आवाज कट रहा है क्या? ठीक है एक बार आप कट के आइएगा साहब, आपका जो है कि अब हो सकता है नेटवर्क इशू हो, है ना। बंगाल विभाजन की चर्चा करते हैं, जरा सुनिएगा। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय ये बंगाल विभाजन किया गया था। बंगाल विभाजन का निर्णय करने की घोषणा 20 जुलाई 1905 को जो है कि आपको किया गया था। कब किया गया था? 20 जुलाई 1905 को किया गया था। और बंगाल विभाजन जो है कि आपको 16 अक्टूबर को जो है कि आपको किया गया था। किया गया था 16 अक्टूबर को जो है कि आपको किया गया था। इसी दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस जो है कि आपको मनाया गया था। और 7 अगस्त 1905 को सबसे पहला घटना होता है। 7 अगस्त 1905 को इस दिन जो है कि आपको स्वदेशी आंदोलन या बंग भंग आंदोलन का जो है कि आपको प्रारंभ होता है। और इसी बंग भंग आंदोलन में अमार शुमार बंगला लिखा जाता है। किसके द्वारा अमार शुमार बंगला लिखा जाता है? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार शुमार बंगला लिखा जाता है। और यही अमार शुमार बंगला जो है कि आगे चलकर किसका राष्ट्रीय गीत बन जाता है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको बन जाता है। और इसी जो है कि आपको इसी में जो है कि आपका क्या होता है, तो इसी में जो है कि आपका बंगाल विभाजन हो जाता है 1905 में। इसको रद्द 1911 में जो है कि आपको रद्द, हॉर्डिंग द्वितीय के काल में जो है कि इसको रद्द कर दिया जाता है। चलिए सही है। अगला है गांधी जी के द्वारा सेवा धर्म कहाँ पे अपनाया गया था? सेवा धर्म कहाँ पे अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे अपनाया गया था? दक्षिण अफ्रीका में जो है कि आपको अपनाया गया था। गांधी जी के द्वारा जो है कि आपका सेवा धर्म की बात करेंगे, ये कहाँ पे? सेवा धर्म की स्थापना अपनाया जो है कि कहाँ किया गया था? ये दक्षिण अफ्रीका में जो है कि अपनाया गया था सेवा धर्म, है ना। सेवा धर्म मतलब कि लोगों की सेवा के लिए नहीं था, ये सेवा धर्म एक संस्था टाइप का था, है ना। सेवा धर्म था, ठीक है। आगे ये तक गांधी जी की बात करते हैं, थोड़ा सा गांधी जी के बारे में सुन लीजिए। गांधी जी जो है कि आपको जब जाते हैं ये इंग्लैंड जाते हैं, जब सुनिएगा, पहले कहानी सुनिएगा, पहले जन्म से स्टार्ट कर देते हैं, जन्म से थोड़ा सा लेके चलते हैं, आपको भारत आने तक लेके चलते हैं, ठीक ना। जरा सुनिएगा कहानी, अब जरा कहानी पे चर्चा कर लेते हैं। गांधी जी का जन्म जो है कि 2 अक्टूबर 1869 में जो है कि आपको पोरबंदर गुजरात में होता है। पिता का नाम सबको पता है, माता का नाम सबको पता है, पत्नी का नाम सबको पता है, नहीं बताएंगे, ठीक ना, नहीं बताएंगे। आगे चलिएगा, दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, कब जाते हैं? ये 1893 में जो है कि आपको जाते हैं एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने। किसके केस लड़ने जाते हैं? दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने जो है कि आपको जाते हैं। इसी के बीच इनका कांड हो जाता है। डरबन से प्यूर्टोरिको जब जा रहे होते हैं तो यात्रा में मिंटेसबर्ग में जो है कि आपका रेल कांड होता है। इसमें इनको रेल से उतार के फेंक दिया जाता है, रेल से उतार के जो है कि स्टेशन पे उतार दिया जाता है। उसके बाद 1894 में ये दक्षिण अफ्रीका में एक नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो है कि आपको करते हैं। उसके बाद टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना जो है कि आपको करते हैं और रंग भेद के खिलाफ वहां पे एक विद्रोह जो है कि आपको चलाते हैं। कब चलाते हैं? तो ये आपको चलाते हैं 1894 में जो है कि आपको चलाते हैं। उसके बाद अभी आ रहा है ना भैया, उसके बाद 1903 में जो है कि द इंडियन ओपिनियन नामक अखबार पत्र का प्रकाशन आपको किया जाता है, ठीक ना। और 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी के द्वारा किया जाता है। और 1909 में प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो है कि आपको किया जाता है। और 1909 में हिंद स्वराज जो है कि आपको पुस्तक जो है कि 1909 में लिखते हैं। उसके बाद आगमन होता है इनका 1915 में, भारत आगमन होता है महात्मा गांधी का, भारत आगमन 1915 में। 9 जनवरी का दिन ऐसे दिन प्रवासी भारतीय दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। और भारत में पहला आंदोलन
कब था? तो भारत में पहला आंदोलन जो है कि आपका 1917 जो है कि चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह। सर 1904 के बाद फिनिक्स फॉर्म के बाद क्या बोले सर, नहीं सुने। 1904 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना, उसके बाद 1906 में सत्याग्रह, प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के खिलाफ जो है कि आपको हुआ। 1909 में हिंद स्वराज पुस्तक लिखे 1909 में। ठीक है, आगे चलते हैं अगला प्रश्न। टॉल्स्टॉय फॉर्म ये थे 1814 कांग्रेस की स्थापना, 1814 में नेटाल कांग्रेस, और 1906 में हुआ था प्रथम सत्याग्रह जो कि रंग भेद के लिए हुआ था। हाँ हाँ, प्रथम सत्याग्रह रंग भेद के लिए। टॉल्स्टॉय है ना, टॉल्स्टॉय की स्थापना 1910 में, टॉल्स्टॉय 1910 में। ठीक ना, 1910 में टॉल्स्टॉय। ठीक है सर, आगे चलिए। ठीक, आगे चलिए, आगे जल्दी चलिए। ये जो है कि आपको शैक्षणिक कृति के लिए फिल्ट्रेशन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया? फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले का कहना था कि फिल्ट्रेशन थ्योरी कहने का मतलब कि बड़े लोगों को अगर आप शिक्षा देते हैं ना तो ये जो है कि आपको ना, तो आपको निम्न श्रेणी के बाद जो है कि आपको छान कर क्या हो जाएगा, खुद से खुद पहुंच जाएगा, है ना। साउंड कट रहा है, साउंड कट रहा है, दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर, ठीक है, ठीक है सर। अरे जिनके तरफ से कट रहा है ना, वो एक बार फिर से जुड़ेंगे, ठीक ना, सही हो जाएगा, है ना। वो कहना था फिल्ट्रेशन थ्योरी, मैकाले का कहना था कि अगर उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा दे दिया जाए ना, तो ये निम्न वर्ग थोड़ा छनके जो है कि आपको पहुंच जाएगा। ये फिल्ट्रेशन थ्योरी किसका कहना था? ये लॉर्ड मैकाले का जो है कि आपको कहना था। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे आदिबा राह का उपाधि जो है कि आपको धारण किया था? आदिबा राह का उपाधि धारण किया था किसने? भोजराज, मिहिर भोज ने आपको उपाधि धारण किया था। किसने धारण किया था? मिहिर भोज ने जो है कि आपको उपाधि को धारण किया था। अगला है कि आपको सौंदरानंद का पुस्तक, सौंदरानंद का पुस्तक के लेखक कौन है? सौंदरानंद के पुस्तक के लेखक अश्वघोष। ये जो है कि आपको कौन है? अश्वघोष जो है कि इसके लेखक है। कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के द्वारा, है ना। मालविकाग्नि मित्र के लेखक जो है कि आपको कालिदास, और नागानंद के लेखक आपको हर्षवर्धन। कौन है? हर्षवर्धन आपको नागालैंड। चलिए अगला है कि तंजौर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने? राजराज प्रथम ने जो है कि आपको बनवाया था। सही है, राजराज प्रथम ने। 10 मिनट, ठीक, राजराज प्रथम ने जो है कि आपको बनवाया था। ठीक ना, राजराज प्रथम ने जो है कि आपको बनवाया था। अगला बोल रहा है कि मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा के प्रतिपादक, है ना, कौन थे? जैमिनी थे। कौन थे? जैमिनी जो है कि आपको मीमांसा के प्रतिपादक की बात करेंगे, जैमिनी थे। न्याय दर्शन का कौन था? न्याय दर्शन का गौतम था। सांख्य दर्शन का कपिल था। सांख्य दर्शन का कपिल था। वैशेषिक जो है कि आपको, वैशेषिक का कौन था? कनाद था। और मीमांसा का बात करेंगे, जैमिनी था। कौन था? मीमांसा का जैमिनी था। जैमिनी। चलिएगा अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक ही कब्र से 3 कंकाल प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? दमदमा से। दमदमा से जो है कि आपको प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? दमदमा से जो है कि आपको प्राप्त हो रखा है एक ही आपको कब्र से 3 कंकाल। मदहा से क्या था? नहीं याद आ रहा है, मदहा से क्या था? समाधान की साक्ष्य, मतलब एक साथ 2 व्यक्तियों को दफनाने का साक्ष्य महदहा। मदह, युगल समाधान, युगल समाधान, युगल समाधान हमको लग रहा है बुर्ज होम से ना। हाँ। बुर्ज होम था युगल समाधान। क्या कंफर्म है आप? उनसे गर्त आवाज की साक्ष्य मिलता है बाबा सर। मेरे उसके साक्ष्य सर। अरे मैम, लक्ष्य मैम सही कह रहे हैं, मतलब युगल समाधान है। चलिए ठीक है, युगल समाधान। समाधान मदहा। एक क्वेश्चन सही है, ठीक है, साक्ष्य होगा तब होगा ब्रूज होम। चलिए ठीक, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ण व्यवस्था संबंधित पुरुष सूक्त का वर्णन किसमें मिलता है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के आपको 10वें मंडल में जो है कि पुरुष सूक्त की चर्चा जो है कि आपको देखने को मिलता है। ब्रह्मा के मुख से किसका निर्माण? मुख से ब्राह्मण का। किसका? मुख से ब्राह्मण का है ना। उसके बाद जो है भुजा से क्षत्रिय है। उसके बाद जांघों से वैश्य है। आपको पैरों से कौन सा है? हाँ, पैरों से शूद्र है, शूद्र है। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला है कि निम्नलिखित 9वां मंडल में जो है कि आपको तीसरा 9वां मंडल में सोम है और तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र है। तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध
भगवान बुद्ध के जीवन से था, किसका संबंध था, कहाँ से था, तो ये आपको था मगध से भी था और कौशल से भी था। कहाँ से, कौशल से और मगध से, ठीक ना, ये दोनों से आपको था। मगध की राजधानी कहाँ थी, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी थी, ठीक ना, राजगिरी या गिरिब्रज था। कौशल की राजधानी श्रावस्ती था, कहाँ था, श्रावस्ती था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पूर्व गुप्त काल में शीशे का सिक्का एक बड़ी मात्रा में किसके द्वारा जारी करवाया गया, शीशे सातवाहन शासकों के द्वारा जो है कि आपको चलवाया गया था। सातवाहन शासकों के द्वारा जो है कि आपको चलवाया गया था, शीशे का सिक्का जो है कि आपको चलवाया गया था। सातवाहन की राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान जो है कि आपको राजधानी थी, ठीक ना। शीशे का सिक्का जो है कि आपको चलवाया गया। अगला है कि नेशनल, हाँ कांच शीशे है ना। अगला है कि आप करने प्रोटीन कहते थे, प्रोटीन भी इसको कहा जाता है, बिल्कुल सही है, प्रोटीन भी कहा जाता है। अगला सुनिएगा, अगला क्या, पहली बार शीशे का सिक्का स्टेबल चलाया था, पहली बार किसका सिक्का, शीशे का सिक्का सातवाहन शासक के द्वारा ना। क्या कह रहे हैं सर, नहीं आपका आवाज आ रहा है, सर्वाधिक मात्रा में चलवाया था। कीजिए ना। अरे कुषाण सोने का सिक्का जो है कि आपका है ना, इसका थोड़ी ना है, वो सोने वाला में आपका चला जाएगा। अगला प्रश्न सुनिएगा, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, बिल्कुल समय नहीं है, 1 बज चुका है, बंद कर देंगे फिर क्लास यहीं पे, है ना, काहे कि वहां सेट देना है, फिर 2 बजे से आपका लुसेंट वाई क्लास होगा, ठीक ना। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है कि भारत के कब स्थापित किया गया था, 2010 में जो है कि आपको स्थापित किया गया था। और पृथ्वी पर सर्वाधिक जो है कि बृहत जो है कि पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, कौन सा बृहत पारिस्थितिकी तंत्र है, जैव मंडल जो है कि आपको होने वाला है। कौन होने वाला है, जैव मंडल जो है कि आपको होने वाला है। और निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पृथ्वी का सबसे पुराना जीव है, कौन सा सबसे पुराना जीव है, तो नीलहरित शैवाल जो है कि आपको सबसे पुराना जो है कि आपको जीव देखने को मिलेगा। बुक्सा टाइगर रिजर्व जो है कि आपको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा कब मिला था, तो 1992 में जो है कि आपको दिया गया था, है ना, 1992 में जो है कि आपको दिया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है, तो प्राथमिक प्रदूषक जो वायुमंडल में पाया जा रहा है ना, सबका सब प्राथमिक प्रदूषक CO, SO2 और CO2, ये तीनों का तीनों किसका है, प्राथमिक प्रदूषक का ही रूप जो है कि आपको है, सही है। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रदूषक में SO2 द्वितीय प्रदूषक होता है ना, कौन बोला है, जो भी वायुमंडल में जो भी पाया जाएगा ना सर, यहाँ प्राथमिक है, SO2 जो है ना द्वितीय प्रदूषक है सर। इसमें प्रदूषण जो करता है CO है, SO2 आपके वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा क्या, अच्छा SO2 वायुमंडल में नहीं पाया जाएगा क्या, SO2 तो सर ज्वालामुखी से पाया जाता है, वायुमंडल में बिल्कुल पाया जाता है SO2, ज्वालामुखी से मिलता है, SO2 वायुमंडल में भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ प्राथमिक लगाया हुआ है सर। यहाँ पे तो प्राथमिक का तर्क यही होता है कि प्राथमिक प्रदूषक उसे कहते हैं जो वायुमंडल में पाया जाता है, उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं, है ना। तो प्राथमिक प्रदूषक तो अगर देखिएगा तो ये तीनों का तीनों जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, तीनों का तीनों हो जाएगा अगर वायुमंडल में के हिसाब से देखिएगा तो पाया जाता है। तो यही आपका हर एक बुक में यही लिखा हुआ है कि प्राथमिक प्रदूषक उसे ही कहते हैं जो वायुमंडल में पाया जाता है, उसे प्राथमिक प्रदूषक कहते हैं। और जब ये SO2 वायुमंडल में पाया जाएगा तो इसको फिर कैसे गिनती नहीं करेंगे, है ना, सवाल तो यहाँ ये भी खड़ा होता है ना। इसलिए इसका आंसर जो है कि ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका लिया है ना। अगला प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उधार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है, उधार ऋण देने वाली खिड़की IDA कहा जाता है, क्या कहा जाता है, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ खिड़की है, वर्ल्ड बैंक का ये खिड़की है, हाँ विश्व बैंक का खिड़की है, हाँ विश्व बैंक इसी को ना कहते हैं, WB मतलब वर्ल्ड बैंक का खिड़की है। इसी से जो है कि इसी को हम लोग कहते हैं अंतरराष्ट्रीय, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विकास संघ कहते हैं। किसका, IBRD भी जो है कि आपका इसका फुल फॉर्म क्या होता है, IBRD का, इसको IBRD को WB का जुड़वा है सर, इसका इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये अच्छा रिकंस्ट्रक्शन होगा ना, जब रोड का निर्माण होगा, जब भवन का निर्माण होगा, तब जो है कि इससे जो है कि आपको लिया जाएगा, ठीक ना, तब इससे लिया जाएगा, कंस्ट्रक्शन वाला काम में जो है कि देगा। अगला है कि किस सिद्धांत के अनुसार बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलित से बाहर कर देती है, प्रचलन से बाहर कर देती है, ग्रेसम का नियम है ना, ग्रेसम का नियम, ठीक ना, ग्रेसम का नियम जो है कि आपको बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को जो है कि प्रचलन से बाहर कर देती है, ग्रेसम का मुद्रा है। प्राथमिक घाटा एवं ब्याज भुगतान का योग निम्न में से किसके बराबर होता है, तो राजकोषीय घाटा के विरुद्ध जो है कि आपको होता है, किसके विरुद्ध, राजकोषीय घाटा के बराबर जो है कि आपको होता है। अगला है कि निम्न में से कौन सा कारक
किसी देश के आर्थिक विकास का अच्छा जो है कि मापक है। आर्थिक विकास का अच्छा मापक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय जितना अच्छा रहेगा उतना जो है कि आपको देश उतना ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो आपको प्रति व्यक्ति आय है, जीवन प्रत्याशा है और शिक्षा है, लेकिन आपको सामाजिक समानता जो है कि आपको नहीं है, यही आपका हो जाएगा। और अगला प्रश्न बोल रहा है कि किस पोषी पादप को ग्रीन ईयर रोग कहते हैं? ग्रीन ईयर रोग किसमें कहते हैं? बाजरा में जो है कि आपको होता है। ग्रीन ईयर रोग जो है कि किसमें होता है? बाजरा में होता है ना। और टिक्का रोग की बात करेंगे, टिक्का तो आपका मूंगफली में होता है, पता ही होगा। अब मोजैक होता है आपका तंबाकू में, है ना, मोजैक आपका तंबाकू में होता है। अगला है कि एल सुब्रमण्यम का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? एल सुब्रमण्यम का ये वायलिन बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वायलिन जो है कि आपको बजाते हैं। और भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक जो है कि उत्पादन करता है? तो ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने में राजस्थान जो है कि आपका टॉप कर दिया है। और यूके सिन्हा समिति का संबंध किससे है? तो ये लघु सूक्ष्म एवं मध्यम मतलब एमएसएमई उद्योग से, एमएसएमई उद्योग। ठीक है। अगला है कंप्यूटर प्रणाली में कार्य करने के लिए अभिष्ट प्रोग्राम एवं आंकड़ों का समूह को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। 96 से लेकर 100 तक का आंसर जो है कि ग्रुप में डाल दिया गया। इसे एक बार चेकआउट और कर देते हैं। 96 से 100 तक का 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है कि आपका बी, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कि आपको 100 का होने वाला है। यहाँ के साथ आपका सेट समाप्त होता है। 2 घंटा ये पूरा जो है कि आपका सेट चला है। 2 घंटा में जो है कि आपका समाप्त जो है कि आपका हुआ है। और अगला क्लास जो है फिर से 1 घंटे बाद आपका शुरू होगा, जो क्लास जो है कि आपका शुरू होने वाला है।